All right, now you can see the screen and let me start recording on Record to Cloud. Okay. All right जी. अच्छा, आज मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात बता देगा और वो मज़ेदार बात शुरू होती है यहाँ से. अच्छा, ये तस्वीर देखें, ये बड़ी मज़ेदार स्लाइड्स बनाई हुई हैं. निम्रा सारा ने बड़ी मेहनत की इसके ऊपर, ठीक है. एंड आई वांट टू डू समथिंग रियली स्पेशल टुडे. अच्छा, आमतौर पे जब हम यहाँ वेरिएबल बनाते हैं तो आपके प्रोग्राम जो होता है ना, प्रोग्राम कंप्यूटर में जब आपका प्रोग्राम होता है उसमें बेसिकली क्या होता है कि ना आपका प्रोग्राम को ना कुछ मेमोरी मिली होती है, ठीक है. और आज हम काफ़ी सारी मेमोरी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है. ये मेमोरी बेसिकली आपके प्रोग्राम, तो बेसिकली होता क्या है कि मैं आपको छोटी सी बात बता दूँ कि लेट मी स्टार्ट टेक द पेन और आई विल टेक द कलर टू बी येलो. अच्छा, अब मैं आपको एक मजे की बात बताऊँ. ये जो आपको यहाँ पे विंडो नजर आ रही है, असल में ये क्या होता है कि ये आपका प्रोग्राम जो होता है, आपका जो प्रोग्राम होता है, ओके. तो बेसिकली आपका प्रोग्राम जो होता है वो बेसिकली ये ना आपके प्रोग्राम में एक रैम होती है. आपको ना कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर में आपके यहाँ पे ना एक क्या कह रहे हैं, ये रैम होती है. रैम बहुत बड़ी होती है, ठीक है. और आपके प्रोग्राम जो होता है ना उसको छोटी छोटी स्पेस मिलती है. सो अब यहाँ पे प्रोग्राम 1 चल रहा होगा, यहाँ प्रोग्राम 2 चल रहा होगा, इस तरह सारे प्रोग्राम चल रहे होते हैं. उनको रैम में ना डिस्ट्रीब्यूशन मिली होती है, क्योंकि रैम में सारे प्रोग्राम में रैम में लोड होना होता है, ठीक है. अब जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ना वो किसी एक प्रोग्राम की यहाँ पर तस्वीर दिखा रहे हैं, वो अंदर से कैसा होता है, ठीक है. अभी हम मजीद डिटेल भी उसको आसानी से बताते जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल सिंपल सी डिटेल की बात करते हैं. होता क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना ये आपको बेसिकली एक जगह दे देता है, ठीक है. अच्छा, अब हम एक काम करते हैं और काम ये है कि जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल बेसिकली क्या होता है, वेरिएबल जाके इस जो आपके प्रोग्राम को मेमोरी मिली होती है वहाँ पर बेसिकली एक ब्लॉक रिजर्व हो जाता है और उस ब्लॉक का नाम होता है क्या, V1, ठीक है. और जब हम कोई और बनाएंगे फॉर एग्जाम्पल, और बेसिकली होता क्या कि उस ब्लॉक का नाम V1 होता है और उस ब्लॉक का कोई एड्रेस भी होता है, ठीक है. तो लेट्स से इसका एड्रेस है 0x131. मैंने लेट्स से कैसे दे दिया, ये हेक्साडेसिमल में. हेक्साडेसिमल क्या चीज़ होती है, ये जो एड्रेस है इसे हेक्साडेसिमल कहते हैं, ये आप जाके पढ़ लीजिएगा. इसे एड्रेस कहते हैं हेक्साडेसिमल. हेक्साडेसिमल आमतौर पे जब हम काम कर रहे होते हैं ना तो हमारे पास ना सिंबल्स होती हैं 10, तो उसे कहते हैं डेसिमल. और बाइनरी में जब काम कर रहे होते हैं, आपको बताया था कि आपके पास 2 सिंबल्स होती हैं, 0 और 1. तो इसी तरह हेक्साडेसिमल एक आपकी स्पेस है जिसमें कह सकते हैं कि आपके पास 16 सिंबल्स होती हैं, 0 से लेकर 9 तक. और फिर 10 को वो A लिखते हैं और फिर 11 को वो B लिखते हैं और फिर C लिखते हैं, फिर D लिखते हैं, फिर E लिखते हैं और फिर F लिखते हैं. आप समझें कि आप एक ऐसे प्लेनेट पे चले गए जहाँ पे ना 16 उंगलियाँ उनकी, तो उन्होंने उसके सिंबल्स तो साइन करने ही करने हैं, तो वो 0 से लेकर 9 तक सिंबल तो साइन की हुई हैं, फिर अगली उंगलियों को उन्होंने ABCDEF कहा हुआ, ठीक है. तो वो इस तरह से इसको सिंबल बनाएंगे. और फिर उसका एक तरीकाकार होता है, वो आपने मैट्रिक FSC से बहुत पहले पढ़ा होगा, वो आप एक बार जाकर देख लीजिएगा कि कैसे करते हैं, ठीक है. मैं इस वक्त, और ये इसमें लिखा हुआ है 0x131, ठीक है. सो एक बात याद रखें कि जो काउंटिंग होगी वो इस तरह की होगी कि 0x131, फिर 132, फिर 133 और करते 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 139 तक, ठीक है. और फिर 140 नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा 130. यहां बताएं, ये देख रहे हैं 9 के बाद क्या चीज़ है यहाँ पे 30, क्या था, हाँ 130A. और फिर हो जाएगा 130B और इस तरह चलते 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 130F तक जाएगा और फिर जाके ये अगला सिंबल आएगा, विच मीन्स इस तरह हमारा जब होता है ना 19 के बाद हम 20 करते हैं, तो यहाँ पर भी F जब आ जाए तो उसके बाद ये अगला टॉगल होता है, यानी इसके बाद जो नंबर आएगा वो आएगा 140, ठीक है. सबको समझ में आ रही बात, ठीक है. आगे चलते हैं. सो एक बात याद रखें, आपको जो आमतौर पे एड्रेसेस नजर आएंगे वो हेक्साडेसिमल में आएंगे, यानी उसमें ABC भी हो रही होगी, तो परेशान नहीं होना, पता नहीं कैसा एड्रेस दे दिया उन्होंने, ठीक है. चलें जी. तो ये वेरिएबल जब भी हम बनाते हैं तो बेसिकली रैम में आपके प्रोग्राम को जो जगह मिली होती है, आप ये रैम में
आपके प्रोग्राम को जो जगह मिली होती है उसकी यहाँ पर तस्वीर में यहाँ पर वेरिएबल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा आपका ब्लॉक V1 का बन जाता है, ठीक है, इससे भी छोटा होता है वैसे, और उसका नाम V1 है और उसका एड्रेस 0x131 है, इसमें जो वैल्यू पड़ी है वो 20 पड़ी हुई है। अब सुने बात, मैंने एक और बनाया इंटीजर V2 इज इक्वल टू V1, तो क्या होगा आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? V2 में, लेकिन पहले तो उससे पहले कुछ चीज बनती है, वो क्या बनती है? वो तो असाइन करेगा लेकिन उससे पहले उसकी उसकी मेमोरी बनी होगी। तो बेसिकली यहाँ पर एक और मेमोरी होगी जो कि उससे मैंने बहुत सारी लाइनें गुजरने के बाद ये लिखा हो, तो बेसिकली इसको कोई और एड्रेस मिलेगा जहाँ पर भी उसको जगह मिलेगी, और यहाँ पर बेसिकली इसको इसमें वैल्यू भी 20 आ जाएगी, ठीक है। अब एक और बात सुने, जब मैं कहता हूँ V2 इज इक्वल टू लेट से 30, तो क्या होगा? क्या V1 भी चेंज हो जाएगा? अब क्योंकि उसको V2 से पता लगता है कि V2 कौन सा एड्रेस है, वो ये वाला एड्रेस है, ठीक है। ये बात सुनाई। और मैं आपको एक और मजेदार बात बता दूं, आमतौर पे कंपाइलर क्या करते हैं, जहां जहां V1 लिखा होता है उसकी जगह उसका एड्रेस रिप्लेस कर देते हैं। ये बात सुनाई। तो यानी V2 इज इक्वल टू 30 का मतलब है कि बेसिकली वो कहेगा, इस तरह कहेगा, वो कहेगा कि इस जगह पे, यानी V2 का एड्रेस कौन सा है, 0x530, इस एड्रेस के ऊपर जो भी वैल्यू पड़ी है उसको अब तुम जाके 30 कर, तो वो बेसिकली क्या करेगा, इस जगह पे क्या कर देगा, 30 कर देगा। ये बात समझ। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, ये आमतौर पे यूज होती है मेमोरी एक्सेस करने के लिए। ये सबको समझ में आई बात? ये आपको कभी नजर नहीं आता लेकिन आज आपको नजर भी आएगा, ठीक है। आमतौर पे हम ऐसे ही लिख देते हैं V2 इज इक्वल टू 30, ठीक है, लेकिन आज आपको कुछ मजेदार चीजें दिखाएंगे, ठीक है। ऑल राइट। अच्छा, अब जब मैं कहता हूं V1 इज इक्वल टू 10, तो बेसिकली ये किस में ट्रांसलेट होगा, ये किस जगह वैल्यू चेंज होगी? हाँ, और एक बात ध्यान में रखें, ये बेसिकली, ये मैंने आपको आज एक राज की बात बताई है, ये जब हम लिखते हैं तो बेसिकली ये कन्वर्ट हो जाता है, भला किसके अंदर, ये कन्वर्ट हो जाता है इसके अंदर, 0x131, इस जगह पर जो मेमोरी पड़ी है उसको कर दो 10 कर दो, यानी वो यहां पर जाएगा और इसकी वैल्यू 20 को हटा के 10 कर देगा, ठीक है। ये देखिए, ये वाला, ये बात सुन लगी, ठीक है। एवरीबडी सॉरी, जब मैंने V1 की वैल्यू 10 लिखी तो बेसिकली बैक एंड पे वो V1 याद नहीं रखता, वो कहता है V1 के करस्पॉन्डिंग एड्रेस कौन सा है, एड्रेस ये, इस एड्रेस पे जाकर ये वैल्यू रखवा दो जो राइट पे मैंने लिखी हुई है, ठीक है। इस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है उसको रिप्लेस कर दो किससे, इससे 10 से, ठीक है। एड्रेस क्या होता है? बिल्कुल गलत बात, नहीं होता है एड्रेस से, ठीक है। आप नीचे जाके दोबारा से वैल्यू बनाएंगे, हो सकता है वो और एड्रेस मिल जाए, ठीक है। चलें जी, शाबाश। ये बेसिकली रिलेटिव एड्रेस होता है, वो आप आगे जाके पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। तो वो कभी कभी सेम मिलता है, कभी कभी सेम नहीं मिलता, ठीक है। ऑल राइट। अच्छा, अब मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ, और मजेदार बात बेसिकली आज का लेक्चर शुरू होने लगा है। एड्रेस सीक्वेंस में होता है या नहीं, ये आपको थोड़ी देर बाद बता देगा, ठीक है, ठीक है। सो वेट फॉर ए मिनट। आंसर ये है कि हाँ होता भी है और हाँ नहीं भी होता ठीक है। सो देखते हैं कि क्या मजेदार बात पता लगती है आपको, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा मुझे बताएं, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको आपका नाम कुछ और है, घर में आपको कोई और पुकारा जाता है? आकिफ, आकिफ क्या कहता है घर में क्या कहते हैं तुम्हें? अच्छा, चलो जी, ये और कोई बताइए जी। आयशा, आपको क्या कहते हैं? हाँ भाई, हमारा, तुम्हें तुम्हें भी हमारा ही कहते हैं, कोई और नाम भी होया किसी का? अच्छा, कौन किसका क्या? असद, तुम बताओ, घर में क्या कहते हैं तुझे? बता दे, कुछ नहीं होता क्या कहते हैं? असद ही कहते हैं। यार कोई ऐसा क्लास में है जिसको किसी और नाम से पुकारा जाता हो? क्या कहते हैं? अच्छा, जबरदस्त जी। सो
आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका नाम कोई और नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। सो द थिंग इज, इसको हम निक नेम कहते हैं। अच्छा, अगर हम निक नेम्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, फॉर एग्जांपल मेरा नाम जी सरफराज है, ठीक है। और मुझे यूनिवर्सिटी में जिस नाम से पुकारा जाता था वो मैं नहीं बता सकता। अच्छा, मुझे घर वाले सरफी कहते हैं, ठीक है। और ठीक है, अच्छा जी, चलो। और इस तरह से हम मेरे जो बहुत करीबी दोस्त हैं वो मुझे सैफू कहते हैं, ठीक है। और इस तरह से काफ़ी मज़ेदार मज़ेदार चीज़ें जो हैं वो। अब अच्छा, मेरे बात सुने, मैं अगर अगर कोई मुझे कहे कि फॉर एग्जांपल सरफी ये काम कर दे, तो या सरफराज ये काम कर दे, तो दोनों का मतलब सेम ही है, ऐसी है ना। इसका मतलब दोनों के दोनों सेम ही बंदे को एड्रेस कर रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है ना। सो अगर फॉर एग्जाम्पल असद, मैं तुम्हारा नाम रखता हूँ टिल्लू। ठीक है। और मैं कहता हूँ टिल्लू कल ना जल्दी आ जाएगी क्लास में, इसका मतलब है मैं तुम्हें ही कह रहा हूँ। डू यू अंडरस्टैंड? अग्री? नाराज नहीं हो जाना आप, ठीक है। अच्छा, अब अच्छा, तो डू यू अंडरस्टैंड कि निक नेम्स बेसिकली क्या है? आप बेसिकली किसी एक बंदा था और उस बंदे का कोई नाम था और आपने एक और नाम रख दिया। अच्छा, सी प्लस प्लस के अंदर भी आप चाहें तो निक नेम्स बना सकते हैं किसी भी मेमोरी के। फॉर एग्जांपल एक मेमोरी थी, आपने इसका नाम रखा वी, और आप चाहें तो इसका एक और नाम भी रख सकते हैं, ठीक है। और ये जो एक और नाम रखना है, कोई और नाम आपने नेट से आर रख दिया, उसे रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। और उसको डिक्लेयर करने का तरीका क्या है? ये तरीका है। इसको ना एलियस रेफरेंस भी कहा जाता है, इसको अंग्रेजी जबान में एलियस भी कहते हैं। एलियस कहते हैं किसी और नाम से पुकारना, रेफरेंसेस भी कहते हैं इसको, ठीक है। और इस तरह कहा जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल आप सुनते जाए बात, रेफरेंस कैसे डिक्लेयर करते हैं? दिस वेरिएबल, एक ये मेमोरी थी, अब ये मेमोरी जो थी ना, ये किसकी कोई टाइप होगी, ठीक है। अब अगर ये इंट है, तो यहां पर जब आप अगर आप किसी इंट टाइप का रेफरेंस बना रहे हैं तो आप यहां पर टाइप लिखेंगे। ये बात समझ आ गई? अच्छा, टाइप के बाद फिर आप ये साइन डालेंगे। तो बेसिकली ये इंट होती है, फ्लोट होती है, कैरेक्टर होती है, तो जिस मेमोरी को आपने पॉइंट कराया बिल्कुल उसी तरह से होगा, ठीक है। उसके बाद ये आप एक M% का साइन डालते हैं, ठीक है। एंड का जो साइन नहीं होता, इसको M% कहते हैं, इसको कहते हैं M%। मेरे ख्याल में ये स्पेलिंग होती है, बट आई डोंट रिमेंबर, ठीक है। यहाँ पर M% डालते हैं, फिर यहाँ पर इसे कहते हैं एलियस आपने बनाया है, और यहाँ पे इसका नाम होता है, ये कोई भी नाम रखते हैं आप उसका, ठीक है। उसके बाद आप इक्वल करके ये जिस वेरिएबल का आप एलियस बना रहे हैं वो उसका नाम आता है, ठीक है। सो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। सो बेसिकली इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि बेसिकली यहां पर जो एक ब्लॉक बना था जिसका नाम वार नेम था, ये जो वार नेम है इसका मैंने एक और नाम बना दिया, इसका नाम हो दिया रेफ नेम। ये आप, मैं रेफ नेम से अगर वैल्यू चेंज करूंगा तो भी यही चेंज होगी, वार नेम से वैल्यू चेंज करूंगा तो भी यही चेंज होगी। एवरीबडी अंडरस्टैंड क्या मतलब इसका? सबको समझ में आई बात या नहीं आई? और असद, आपसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अभी थोड़ी देर बाद आप एक सवाल करेंगे, देखते हैं कौन सवाल करता है। फॉर एग्जाम्पल V1 मेरा एक वेरिएबल था जो मैंने यहां बनाया हुआ था, इंट V1 इज इक्वल टू 20। सो ये लाइन लिखने से क्या होगा? ये लाइन लिखने से बेटा ये होगा कि ये जो ब्लॉक बना हुआ था V1 का, जिसकी वैल्यू है लेट से, क्या मैंने लेट से 20 वैल्यू रखी हुई है, तो बेसिकली इसका कोई एड्रेस भी है, लेट से 0x100 है इसका एड्रेस है। जब मैंने इंट रेफरेंस R1 बनाया तो बेसिकली इसी जगह का एक और मैंने नाम रख दिया R1। सो अब अगर मैं करूं R1 इज इक्वल टू 30 और सी आउट करूं V1, तो आप बता सकते हैं क्या आउटपुट होगी? शाबाश। ये जो R1 है ये भी इसी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, तो बेसिकली ये यहां से रिप्लेस हो जाएगी
और इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह बेसिकली क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये बात सुनाई। और जब यहाँ पर हम डिस्प्ले करेंगे तो ये क्या डिस्प्ले करेगा, ये 30 डिस्प्ले करेगा। सबको समझ में आ गई बात? ठीक है, इसे कहते हैं रेफरेंस। ठीक है, तो बेसिकली सुने बात, आमतौर पे हम ऐसे करते थे कि इंटीजर v1 इज इक्वल टू 20 करते थे, इंटीजर v2 इज इक्वल टू 2v1 करते थे। अच्छा, अब जब मैं v1 इज इक्वल टू 10 करता हूँ, अच्छा यहाँ पर छोटी सी, हाँ, अब मैं v1 इज इक्वल टू 10 करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर चेंज आता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग मेमोरीज हैं। अच्छा, अब अगर मैंने R1 बनाया हुआ है और R1 की वैल्यू मैं 50 करता हूँ, तो अब R1 इसका मतलब क्या है, ये किसको चेंज करेगा, शाबाश, तो ये बेसिकली इस जगह पर क्या आ जाएगा, इस जगह पर 50 आ जाएगा। लुक एट दिस, तो ये हो जाएगा। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है ना। अभी 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 आपको इसका फायदा नजर आएगा जनाब, अभी मैं आपको बताता हूं क्या होने लगा है। ठीक है, ऑल राइट। सो अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं। अच्छा, ये मैंने एक फंक्शन लिखने लगा हूं, सुन ले बात गौर से। ये एक फॉर एग्जांपल मेरा मेन चल रहा है, इसमें ये ए वेरिएबल है जिसमें 20 पड़ा हुआ है, और बी वेरिएबल है जिसमें 30 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब सुन ले बात गौर से मेरी बात सुन ले। अच्छा, मैं आपको पहली एप्लीकेशन बताने लगा हूं और यू विल बी स्टन्ड कि क्या होगा। अच्छा, अब सुने बात गौर से। मैं चाहता हूं कि इन दोनों की वैल्यू स्वैप हो जाए। ठीक है, लेकिन आमतौर पे जब मैंने, याद है पहली असाइनमेंट दी थी, उसमें स्वैप जो C++ की पहली असाइनमेंट थी, उसमें जब हमने स्वैप लिखा था वो हमने कोड मेन में ही लिखा था। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि एक ऐसा करें, एक फंक्शन लिखें जिसका नाम है स्वैप, और इसमें तुमने क्या करना है, ये ए भेजना है और बी भेजना है। और मैं इससे एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूं, एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं कि जब मैं सी आउट करूं क्या ए और सी आउट करूं बी, तो आउटपुट होना चाहिए यहां पे क्या भला, बताएं मुझे जी। एक्सपेक्टेशन हमारी ये है कि यहां पे डिस्प्ले हो 30 और यहां पे डिस्प्ले हो 20। ठीक है, ये हम इस फंक्शन से एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, अब सुने बात गौर से। मैं यहां पर एक फंक्शन बना रहा हूं, इसका नाम रखता हूं void और नाम रखता हूं उसका स्वैप। अच्छा, इसमें यहां पे मैं दो वेरिएबल भेज देता हूं, एक का नाम रख देता हूं a और एक का नाम रख देता हूं b। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं, ये जो a b है क्या यही a b है? क्यों? क्योंकि ये नया ब्लॉक शुरू हो रहा है। जब नया ब्लॉक शुरू हो तो इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो नए बनते हैं। ये बात समझ में आ गई? आप सुने बात गौर से। मैं यहां क्या करता हूं, याद है हमने कोड क्या लिखा था, हमने लिखा था इंट t इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू t, यही कोड लिखा था। सो बेसिकली क्या हो जाएगा, t में वैल्यू आ, सो बेसिकली जब हम यहां से स्वैप कॉल किया तो स्वैप ने यहां पर जो भेजा है वो क्या भेजा है, यहां भेजा है 20 और यहां भेजा 30। सो a में क्या आ गया, a में आ गया 20 और b में क्या आ गया बेटा 30। ठीक है, जब आपने किया इन t इज इक्वल टू a तो बेसिकली t में वैल्यू क्या आ गई है 20 और a इज इक्वल टू जब b किया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई है बताएं मुझे, मैं दोबारा से ऐड कर रहा हूं तो क्या हो गई वैल्यू 30 और b इज इक्वल टू t जब हमने किया ये तो बेसिकली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 20। अच्छा, अब ये जैसे ही फंक्शन से बाहर आया यानी वापस आया इधर, तो ये है वॉइड फंक्शन। मुझे बताएं इस a और b में कोई चेंजेस हुई है क्या? a को हम जब डिस्प्ले करेंगे तो वो 30 हो चुका होगा, क्योंकि हमने कुछ भी रिटर्न नहीं किया। हमारा a और b बिल्कुल, क्योंकि वैल्यूज पास हुई थी, उसे तो पता ही नहीं है कि इसका नाम a b है। ये सबको समझ में आई बात या नहीं आई? और अब मैं एक छोटी सी चेंज कर रहा हूं, ये देखें जी, छोटी सी चेंज एंड यू विल बी स्टन्ड।
एंड दैट चेंज इज द फॉलोइंग। अब क्या होगा, अब क्या होगा मुझे ये बताइए जी। अब जब हमने कहा है कि ये जो मैंने बनाया है ये वेरिएबल नहीं बनाया, ये मैंने रेफरेंस बनाया है। रेफरेंस बनाने का मतलब बेसिकली ये है कि ये ए वही है जो यहां पर पास हुआ है, और ये बी कौन सा है, ये उस मेमोरी का नाम है जो बेसिकली मेन में बनी थी। और अब जब मैं इन दोनों, सो बेसिकली ये नई मेमोरी नहीं है, ये कोई नई मेमोरी नहीं बनी, ये बेसिकली मेन में जो ए और बी बने हुए हैं, ये जो ए बना हुआ है, सॉरी, ये जो ए बना हुआ है और ये जो बी बना हुआ है, ये जो बी बना हुआ है, इसके अंदर 20 पड़ा हुआ है और इसमें 30 पड़ा हुआ है। सो बेसिकली जब मैंने ये जो ए रेफरेंस बनाया, ये बेसिकली इस ब्लॉक में इसका नाम भी ए ही है, इसका नाम भी ए ही है, ये बेसिकली रेफरेंस वाला ए है, और इसका नाम जो है वो क्या है, बी ही है। ठीक है। सो बेसिकली इसका नाम के साथ आप आर ए और आर बी लगा दें, और यहां पर आर ए कर दें, यहां पे भी आर ए कर दें, यहां पे आर बी कर दें, यहां पे आर बी कर दें। ठीक है। सो बेसिकली इसका नाम क्या है, इसका नाम आर ए है और इसका नाम क्या है, आर बी है। ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई? सो बेसिकली ये हमने स्वैप फंक्शन लिखा है। सो बेसिकली अब एक सुने बात, मैंने क्या काम किया, बेसिकली मैंने आप आमतौर पे जब आप फंक्शन में वेरिएबल पास करते थे तो उसकी क्या चीज पास होती थी, वैल्यू पास होती थी। लेकिन अगर आपने रिसीव बाय रेफरेंस कर लिया है तो ये बेसिकली आप इन ए वे कह रहे हैं कि ए को पास कर दो, बी को पास कर दो, और यहां पे इंट %r a इज इक्वल टू ए हो गया है। यानी इस लाइन का बेसिकली मतलब क्या है, यहां मैं बता रहा हूं, ये बेसिकली मतलब है इंट %r a इज इक्वल टू ए, और ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, ये है इंट %r b इज इक्वल टू बी। यानी जो सेकंड आर्गुमेंट पास हुआ है वो यहां पर रिसीव है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है। एक और बिल्कुल, तो वैल्यू चेंज होगी, अब वैल्यू चेंज होगी, अब जो आपको रिक्वायर्ड था वही हो चुका है। समझ में आई बात? कौन कौन कहां वॉइड में सी आउट करवाना जरूरी नहीं है। सो पहले हम जब वॉइड फंक्शन बना रहे थे तो वो कुछ रिटर्न, वॉइड का मतलब सिर्फ यह है कुछ रिटर्न नहीं करता, लेकिन यहां पर जो ये जो स्वैप फंक्शन है ये रिटर्न नहीं कर रहा, लेकिन इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज कर रहा है। ठीक है। मैं अब आपको एक और एग्जांपल देता हूं, सुने बात और से, एक और एग्जांपल देता हूं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मैंने ये ना फंक्शन बनाना है जिसका नाम है डिवीजन। आमतौर पर जो डिवीजन होती है, डिवीजन बेसिकली क्या करती है मुझे ये बताएं। सो आमतौर पर जो डिवीजन होती है उसमें हमें याद है हमने डिवीजन के लिए दो यूज किए थे। सो फॉर एग्जांपल ये मेरा एक इंटीजर है ए और ये है बी। ठीक है। ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू लेट्स से 4 नहीं, लेट्स से हाँ 4 कर रहे हैं, ऐसे करते हैं 42 कर लेते हैं। ठीक है। और अब मैं कहता हूँ सी आउट करो। आमतौर पे हम डिवीजन यूज़ करते हैं तो ये एक हम बी डिवाइडेड बाय ए यूज़ करते हैं, और इसी तरह हम करेंगे बी मॉड ए। ये ना दो हमें अलग अलग इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ती है। ठीक है ना। अगर हमें न्यूमरेटर चाहिए तो ये, अगर हमें क्वोशंट चाहिए तो ये, और अगर हमें रिमाइंडर चाहिए तो ये। ठीक है। अच्छा, मैंने अब एक फंक्शन बनाना है जो दो वैल्यूज काइंड ऑफ रिटर्न करवाए। यानी मैं एक चाहता ही हूं कि ये ना मैं दो वेरिएबल और बनाना चाहता हूं। एक का नाम रखता हूं को स्टैंड फॉर क्वोशंट, और एक चाहता हूं रिमाइंडर। ठीक है। तो मुझे दो लाइनें लिखनी पड़ती हैं कि क्वोशंट को मुझे कैसे असाइन करना पड़ेगा, मुझे ये वैल्यू इसको असाइन करनी पड़ेगी, और रिमाइंडर के लिए मुझे ये वैल्यू लिखनी पड़ेगी। डू यू अग्री? डू यू अग्री और यू डोंट अग्री? ठीक है। अब मैं एक फंक्शन बना रहा हूं जिससे मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मुझे ये दो चीजें रिटर्न करे। पहले हमने फंक्शन से एक वैल्यू रिटर्न करवा सकते थे ना,
अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो मुझे दो वेरिएबल्स में वैल्यू रखवा कर दे, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, हाउ आई विल गोइंग टू डू दैट। आई विल गोइंग टू डू दैट इन द फॉलोइंग फैशन। मैं एक फंक्शन लिखता हूं जिसमें एक नंबर पास होगा और एक उसका डिनोमिनेटर पास होगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे और दो वेरिएबल और पास कर देंगे जो कि बाय रेफरेंस पास हो, ठीक है। ऑल राइट, एंड नाउ लुक एट दिस। मैं जो पहला वेरिएबल है उसको कहूंगा को इज इक्वल टू क्या, बताएं जी, को इज इक्वल टू क्या। मुझे बेसिकली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी इससे डिवाइड करना है और कोशेंट असाइन करना है। कोशेंट कैसे करेंगे साइन, बताएं जी। नंबर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। और आगे आ जाए, आप क्या लिखेंगे, रिमाइंडर कैसे असाइन करेंगे, रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या, बता दो, नंबर मॉड्यूलस और यहां पर आ जाएगा डिनोमिनेटर, ठीक है। और यहां देखिए, यहां मैं लाइन क्या लिखूंगा, मैं लाइन लिखूंगा डिवीजन फंक्शन कॉल करो, और डिवीजन फंक्शन में क्या कर दो, ये ए भेज दो, बी भेज दो, जिसको जो न्यूमरेटर है ए भेज दो, ठीक है। और क्या भेज दो, ये को भेज दो और ये रिमाइंडर भेज दो। ये बात सुनाई। अब भला भला बेसिकली क्या होगा, जब ये डिवीजन फंक्शन कॉल करेंगे तो सुने बात क्या होगा। डिवीजन फंक्शन जब हम कॉल करेंगे तो बेसिकली ये लाइन इसे कॉल करेगी और इसमें पैरामीटर क्या जा रहे होंगे, सुने बात गौर से। पैरामीटर बेसिकली ये जा रहे होंगे, मैं लिख रहा हूं यहां पे। बी में क्या पड़ा हुआ है, और बी में क्या पड़ा हुआ है 42। ए में क्या पड़ा हुआ है 10। और जो बाकी दो वेरिएबल है वो एज ए वेरिएबल पास होंगे, क्यों, क्योंकि रिसीविंग एंड के ऊपर यहां पे क्या है, एक रेफरेंस लगा हुआ है। तो यहां पर बेसिकली क्या पास हो जाएगा, को पास हो जाएगा और क्या पास हो जाएगा, रिमाइंडर पास हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आ जाता है। आप मैंने इसका नाम जानबूझ के यहां पर सेम रखे, आप चाहें तो नाम इसको सिर्फ क्यू कर दें और इसका बेशक नाम क्या कर दें, आर कर दें। तो बेसिकली यहां पर जो जो क्यू को और रैम है, जो इसके मेमोरी बनी होगी, ये जो क्यू और आर है, ये बेसिकली उन्हीं मेमोरीज के नाम है। ये बात सुनाई। हाँ, इस फंक्शन में उनका नाम क्या है, क्यू है और आर है। ये बात समझ में आई। और जब मैं यहां पर लिखता हूं फॉर एग्जांपल क्यू इज इक्वल टू दिस और आर इज इक्वल टू दिस, तो बेसिकली ये कौन से वेरिएबल चेंज होंगे, कौन से वेरिएबल चेंज होंगे, जो आपके मेन में पास हुए थे, ठीक है। सो ध्यान में रखो, इनका ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुमने गलती से को इधर भेज दिया, रिमाइंडर इधर भेज दिया, तो पता है आपका रिमाइंडर के अंदर क्या पास हो जाएगा, रिमाइंडर में क्या आंसर आ जाएगा, रिमाइंडर में कोशेंट आ जाएगा और कोशेंट में क्या आ जाएगा, कोशेंट में रिमाइंडर आ जाएगा। ये सबको समझ में आई बात या नहीं आई, मैं आपको दिखा भी देता हूं। अब मैं आपके सामने कोड करता हूं, ठीक है। सो लुक एट दिस। सो यहां पर हम अब फंक्शन बनाते हैं void swap, ठीक है। प्लीज कैपिटल लेटर में लिखिएगा क्योंकि एक लाइब्रेरी में भी स्वैप फंक्शन होता है। यहां पर मैं इंटीजर m% लिख देता हूं, लेट्स से RA, और इंटीजर बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है, ठीक है। वो इससे भी ज्यादा मजेदार है, ठीक है। अच्छा, इधर आ जाए। और अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां लिखता हूं फॉर लूप, सॉरी, हम लिखेंगे इंटीजर t इज इक्वल टू RA, और ये देखें गौर से देखें, RA इज इक्वल टू RB और RB इज इक्वल टू क्या, ठीक है। और आप देखें मैं क्या करता हूँ, इंटीजर a बनाता हूँ और इसका इसमें रखता हूँ 20 और b रखता हूँ, इसमें रखता हूँ 20, ठीक है।
और यहाँ पे मैं भेजता हूँ स्वैप, और स्वैप में भेजता हूँ ए, और यहाँ भेजता हूँ बी, और यहाँ मैं करवाता हूँ क्या, सी आउट ए, और यहाँ करवाता हूँ क्या, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मैं डिबगिंग कर रहा हूँ। डिबगिंग कैसे करेंगे, मैंने इसको लाइन बाय लाइन चलाना है। क्या करेंगे बताएं मुझे, शाबाश, क्या करेंगे बताएं मुझे, शाबाश, बता दो यार। F10 कर देंगे, सिंपल F10, हाँ ठीक है। हाँ, मेरा मुझे फंक्शन की प्रेस नहीं करनी पड़ती, ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिबगर चल पड़ेगा, और नाउ यू कैन सी इन द डिबगर यहाँ पे दो लोकल वेरिएबल्स हैं, और दोनों वेरिएबल्स में अगर आप देखें अभी तक गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पर हम आगे आए, अब ये गार्बेज वैल्यूज़ हैं, और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं गार्बेज वैल्यूज़, ठीक है। और ये जैसे लाइन चलेगी तो ये गार्बेज वैल्यू इसमें वैल्यू दिखा देगा, ठीक है। अच्छा, अब मज़े की बात, जब हम स्वैप करेंगे तो अब मैं इसके अंदर जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ क्या होने लगा। मैं इसके अंदर गया, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ पर, अच्छा आप सुने बात गौर से, ये आपको ना, यहाँ अभी तक हम इसमें देखते थे, ठीक है ना। ये देखें, यहाँ मैंने F10 प्रेस किया, ठीक है। यहाँ पे T है, T अभी तक गार्बेज ही है, उसमें वैल्यू आ गई कितनी, 10, ठीक है, कि आपने RA में वैल्यू रख दी है, ठीक है। अच्छा, आप देखो RA इज इक्वल टू RB होने लगा है ना। सो सुन ले बात गौर से, ये तो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको कॉल स्टैक नजर आ रहा है, ये राइट साइड पे नजर आ रहा है आपको कॉल स्टैक। बेसिकली होता क्या है कि ये ना बेसिकली दिखा रहा होता है कि भाई इसके नीचे देखो ना, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये ऊपर टॉप पे क्या लिखा हुआ है, स्वैप इंट एम आर लाइन नंबर 7, कि वो कह रहा है इस वक्त स्वैप फंक्शन की लाइन नंबर 7 कॉल हो रही है। और एक और बात सुनो, इसके नीचे ना एक और एंट्री पड़ी हुई है, ये बताती है कि ये कहाँ से कॉल हुआ था ये फंक्शन। तो अगर आप देखें तो ये कौन से ये देखो, ये कौन से कॉल हुआ था, ये स्वैप फंक्शन कहां से कॉल हुआ था। हाँ, तो याद है मैंने तुम्हें कहा था हर ब्लॉक के अपने अपने वेरिएबल्स होते हैं, है ना। तो ये देखें, अगर हम दूसरे ब्लॉक के वेरिएबल देखना चाहें ना तो इस पर जाके डबल क्लिक करें, ये देखें, ये देखें, डबल क्लिक किया, देखो वहां पे दिखा रहा है ए की वैल्यू कितनी है, 10 है, और बी की वैल्यू कितनी है, 20 है, ऐसे ही है ना। और अब वापस जाता हूं मैं स्वैप के अंदर, देखना अब जैसे ही मैं ये लाइन चलाऊंगा ना, होना क्या चाहिए, किसकी वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए, उस मेन में जो ए था उसकी वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए, है ना। ये देखो मैंने F10 प्रेस किया, और अब मैं दोबारा से इस मेन में जाता हूं, ये देखें मैं यहां पे जा रहा हूं, और ये देखें डबल क्लिक किया मैंने, आप देख सकते हैं ये डबल क्लिक किया मैंने, ए की वैल्यू कितनी हो चुकी हुई है, 20 हो चुकी हुई है, समझ में आई बात। तो बेसिकली वो उसी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा था। अच्छा जी, आप वापस आ जाते हैं स्वैप के ऊपर, जब मैंने RB इज इक्वल टू 10 क्या किया, आपने T किया जो कितना है 10 है, तो मैंने ये देखें F10 प्रेस किया, और अब मैं दोबारा से मेन में जाके यहां पर डबल क्लिक करता हूं, देखें ए की वैल्यू क्या हो चुकी हुई है, बी की वैल्यू क्या हो चुकी हुई है, 10 हो चुकी हुई है, ठीक है। अब मैं यहां गया, मैंने F10 प्रेस किया, मैं फटाफट से बाहर आया, और बाहर आके देखें ए की वैल्यू पहले 10 थी, बी की वैल्यू 20 थी, अब कितनी हो चुकी हुई है, ए की 20 हो चुकी हुई है और बी की 10 हो चुकी हुई है, ठीक है। सबको समझ में आ गई बात। और ये स्वैप्ड वैल्यू आउटपुट हो रही है, ठीक है। तो स्वैप की हमें कभी भी जरूरत पड़े हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप मेरी बात और से सुनो, आप में से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप एक फॉरम से पहले ही मुझसे सवाल करेंगे, और अभी तक किसी ने भी सवाल नहीं किया कि रेफरेंस बनाने का। असल में बेसिकली थोड़ा सा सवाल किया था कि आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहे, फायदा क्या हुआ इस रेफरेंस बनाने का, रेफरेंस बनाने का ज्यादा का फायदा क्या हुआ जी। हाँ, एक तो रिटर्न नहीं करनी पड़ी वैल्यू, दूसरी बात यह है कि अगर हमें कभी रिक्वायरमेंट पड़ जाए कि एक फंक्शन से मल्टीपल चीजें रिटर्न करवानी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन बनाना है जो मैक्सिमम भी रिटर्न करवाए और सेकंड मैक्सिमम भी रिटर्न करवाए।
अब दो वैल्यूज में कैसे रिटर्न कर पाऊं, वो तो करवा नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, आप बताएं, आप क्या करूंगा बताएं मुझे। मैं मेन में दो वेरिएबल बनाऊंगा, मैक्स और सेकंड मैक्स, और वो एज ए पैरामीटर पास कर दूंगा बाय रेफरेंस, और जब उसमें वैल्यू रखी जाएगी तो मेन में जो वेरिएबल होंगे उनको वो वैल्यू मिल जाएगी। बना लेते हैं, ये देखिए जी, मैं यहां पे एक फंक्शन बना रहा हूं, इसका नाम रखता हूं वॉइड, रिटर्न कुछ करना ही नहीं पड़ा, वॉइड फाइंड मैक्स और सेकंड मैक्स, ठीक है। और यहां से हम इंटीजर क्या करते हैं, मैं 5 वेरिएबल ले लेता हूं, तो ए बी सी डी, बस 4 कर लेते हैं, ठीक है। और हम इससे इंटीजर मैक्स भी रिटर्न करवा लेते हैं, और मैक्स को हम एम्परसेंट कह देंगे, और हम कह देते हैं इंटीजर एम्परसेंट सेकंड मैक्स, ठीक है। हाँ जी, तो क्या करते हैं, याद है क्या किया था हमने, मैक्स इज इक्वल टू कर दिया था ए, हाँ जी, उसके बाद हमने क्या कहा था, इफ मैक्स इज स्मॉलर देन बी, तो हमने क्या कर दिया था, हाँ जी, सेकंड मैक्सिमम इज इक्वल टू, सॉरी, एस मैक्सिमम इज इक्वल टू मैक्सिमम, और मैक्सिमम इज इक्वल टू बी, और हमने क्या किया था, इसके एल्स में जाके लिख दिया था क्या, कि सेकंड मैक्सिमम इज इक्वल टू बी, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या किया था, इफ, हाँ जी बताते जाए, शाबाश बताते जाओ यार, क्या हो गया, हाँ जी, इफ जो सी आया है अगर वो ग्रेटर देन है किससे, मैक्स से, तो क्या करेंगे, हाँ जी, यही लाइन दोबारा लिख देंगे, ठीक है। और इसके एल्स में क्या लिखेंगे, एल्स में हमें सी को कंपेयर करना पड़ेगा किससे, सी को कंपेयर करना पड़ेगा क्योंकि सी हमारा सेकंड मैक्सिमम से बड़ा तो नहीं है, अगर है तो सेकंड मैक्सिमम को हम क्या कर देंगे, सी असाइन कर देंगे, ठीक है। फिर हम यही चीज कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, बताते जाए शाबाश, क्या करते जाए, सॉरी डी कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या कर देते हैं, डी कर देते हैं, सॉरी डी कर देते हैं, और प्लीज़ ये भी हमारा क्या होना चाहिए था, सी होना चाहिए था, ठीक है। और ये भी हमारा क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, डी होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर हम ए बी सी इज इक्वल टू, लेट से मैं कर लेता हूँ 50, और डी इज इक्वल टू मैं कर लेता हूँ लेट से 40, ठीक है। तो अगर मैं ये 4 वेरिएबल भेज दूँ, और अब हम बना लेते हैं मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम, ठीक है। बेसिक इसका नाम चेंज कर दें, आप इसका नाम मैक्सिमम कर दें, और इसका नाम सेकंड मैक्सिमम कर दें, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं स्वैप नहीं भेजता, बल्कि क्या करता हूँ, इन दोनों को मैं ऐसे ही रख देता हूँ, कंट्रोल के सी, और यहाँ पर आके मैं कह देता हूँ क्या, क्या नाम था इसका बेटा, इस फंक्शन का नाम क्या था बेटा, मैक्स सेकंड मैक्सिमम, तो हम यहाँ पे रखते हैं मैक्स सेकंड मैक्स, और इसमें हम ए बी सी डी और मैक्सिमम, मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम रख देते हैं, ठीक है। और सी आउट करा देते हैं, क्या बताएं मुझे, मैक्सिमम मैक्सिमम कर देते हैं, और बैकस्लैशन, और यहाँ कर देते हैं सेकंड मैक्सिमम, सेकंड मैक्सिमम, और यहाँ कर देते हैं सेकंड मैक्सिमम, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, आउटपुट आनी चाहिए क्या, मैक्सिमम इज इक्वल टू, मैक्सिमम 50 है और सेकंड मैक्सिमम कितना है, 40 है, ठीक है। तो देखिए मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने अब एक फंक्शन से एक वैल्यू रिटर्न नहीं करवाई, 2 वैल्यू रिटर्न करवा दी। सो डू यू अंडरस्टैंड कि अगर आप चाहें तो फंक्शन से मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करवा सकते हैं, और रिटर्न की इंस्ट्रक्शन लिखे बगैर, मजेदार बात, एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। सो सबको समझ में आ गई बात कि हमने ये क्या चीज सीख ली है आज रेफरेंस के साथ, ठीक है। अच्छा,
ये हो गई बड़ी ही खूबसूरत बात और हम आगे चलते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज ए वेरिएबल? सो वेरिएबल यूजुअली ऐसे होते हैं, ठीक है ना। आप चाहें तो हाँ करते हैं बात ब्रेक। अच्छा 1 मिनट टाइम क्या हो रहा है? 7:09। अच्छा लेट्स टेक ए नमाज ब्रेक ऑफ 11 मिनट्स। 7:20 पे आप सब लोगों ने आ जाना है प्लीज़, ठीक है। हमारा अभी 1 घंटे का लेक्चर पूरा पड़ा हुआ है, तो आप प्लीज़ जल्दी जल्दी आ जाएं क्योंकि हमें जल्दी से करना, ठीक है। सो लेट मी पॉज रिकॉर्डिंग, ठीक है जी। और मैं इधर इंटरेस्टिंग, ऑल राइट जी। अच्छा सो आम तौर पे जब हम कहते हैं कि सॉरी किसी ने कोई सवाल किया? जी 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 बोले। हाँ बोले। रेफरेंस बना रहे हैं कि हमने एलियस बनाया उस मेमोरी का। हमने जो राइट साइड असाइनमेंट के राइट साइड पे जो भी चीज़ कही है हमने उसी का एक नया नाम बना दिया। हाँ 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 हाँ। यही मतलब है इसका, यही मतलब है इसका। हाँ बस जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो फंक्शन में पास हो गई है, ठीक है। ये मतलब है, बिल्कुल ठीक बात, शाबाश, एक्सलेंट जी। सो अच्छा आप सुने बात गौर से, सब बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अब हम करने लगे, ठीक है। और वो बातें ये हैं, ठीक है। सो अज्यूम के यहाँ पर ना कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके बाद जाके ये लाइन लिखी है। फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं उसके बाद जाके ये लाइन लिखी है। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं उसके बाद जाके ये लाइन लिखी है, ठीक है। अच्छा नाउ द क्वेश्चन इज द फॉलोइंग। जब हम कहते हैं ना इंट आई इज इक्वल टू 10, तो बेसिकली ये शक्ल है, ये शक्ल आपके सामने यहाँ पर नजर आ रही है। और शक्ल ये है कि बेसिकली मैंने अब नाम नहीं लिखे हुए क्योंकि नाम इंपॉर्टेंट नहीं होते। जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ना वो बेसिकली उसका एड्रेस होता है, और उस पे, और अगर ये इंट डेटा टाइप है तो बेसिकली आपको ना 4 बाइट्स मिलती हैं, आप समझ लें 4 खाने मिलते हैं, उस पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। और जब आप फ्लोट बनाते हैं तो भी आपको 4 खाने मिलते हैं, 4 बाइट मिलते हैं। जब आप डबल बनाते हैं तो डबल एक और डेटा टाइप है जिसपे आपको 8 खाने मिलते हैं, ठीक है। और बेसिकली उसका भी एक एड्रेस होता है और उसका एक यहाँ पर क्या होगा, उसकी वैल्यू होगी। ये बात सुना? अच्छा उसके बाद ये कुछ कोड करने के बाद अगर आपने कैरेक्टर बनाया है तो जब कैरेक्टर होता है तो उसमें बेसिकली आपको एक ही ब्लॉक मिलता है जिसको 1 बाइट कहते हैं, ठीक है। और उसमें बेसिकली यहाँ पर ये ए लिखा हुआ है, बेसिकली ए नहीं लिखा होता, इसकी आस्क की वैल्यू लिखी होती है जो कि कितनी है, 97 है, ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टैंड? और ये ध्यान में रख लें कि 0x का मतलब क्या है। 0x का मतलब है इट्स ए एड्रेस रिप्रेजेंटेड इन हेक्साडेसिमल, ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस सो फार, ठीक है, शाबाश जी। ऑल राइट जी, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। ऑल राइट जी। अच्छा ऑल राइट जी। अच्छा मैं अब आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं जो कि इसी से रिलेटेड है। जिस तरह हमने रेफरेंस बनाए थे, रेफरेंस बेसिकली जो हमने रेफरेंसेस बनाए थे ना, पॉइंटर वर्सेस रेफरेंसेस, ठीक है। जो रेफरेंसेस है ना ये बेसिकली किसमें होते हैं, C++ में होते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर रेफरेंसेस नहीं थे। अच्छा पता है क्या था उसके अंदर, यानी ये बेसिकली हम कर रहे हैं सी लैंग्वेज। अब हम सी लैंग्वेज पे जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और वो लोग जिन्होंने ICS किया हुआ है उनको एक बड़ी मज़ेदार चीज़ आज पता लगेगी, ठीक है। और अच्छा अब हम बात करते हैं ये जो पॉइंटर्स होते हैं। अच्छा पॉइंटर क्या चीज़ है बेसिकली, आप जिस तरह रेफरेंसेस हमने बनाए थे, तो रेफरेंसेस हमने कैसे बनाए थे दोबारा बताओ मुझे।
हम यहाँ पे लिखते हैं टाइप, और यहाँ पे लिखते हैं %, यहाँ पे लिखते हैं रेफरेंस नेम, और यहाँ पे लिखते हैं वेरिएबल नेम। ठीक है ना, तो हमारा रेफरेंस बन जाता है। सो आप समझ लें कि ये जो हमारा अगर अगर हमने ये सिर्फ आर बनाया है और ये वी बनाया है, तो ये इसी इलेक्ट्रिशियन का नाम वी भी होगा, इसी का नाम आर भी होगा, दोनों का जो एड्रेस है वो एग्जैक्टली सेम होगा। लेट्स से 0x100 पे जाके बनाया। ठीक है, अब याद रखें C++ में देयर इज अनदर वे टू डिक्लेयर ए पॉइंटर। और व्हाट इज ए पॉइंटर? पॉइंटर, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। सो व्हाट इज ए पॉइंटर? सो पॉइंटर क्या है? इट इज ए वेरिएबल, it is a variable which holds an address of the memory location. ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? सो ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर वैल्यू स्टोर होती है, सॉरी क्या स्टोर होती है? एड्रेस स्टोर होता है, होल्ड्स एन एड्रेस। ठीक है, ये मैं इसको ना रेड से कर देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा इसको अलार्म की तरह देखें। ये एड्रेस बेसिकली ये स्टोर करता है। ठीक है, अच्छा इसको डिक्लेयर करने का तरीका क्या है मैंने वो भी बताया। तो आप यहाँ लिखते हैं टाइप, मैं बेसिकली इसको मैं इरेजर से इरेज करता हूँ, और यहाँ से हम पेन लेके आते हैं और यहाँ से पेन हम कर देते हैं लेट्स से लाइट ग्रे। ठीक है, सो इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं? यहाँ पे लिखते हैं टाइप, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पे लिखा है टाइप। नाउ द ओनली डिफरेंस इज, और यहाँ पे बेसिकली वही पी नेम मीन्स पॉइंटर नेम। अच्छा ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम %, यहाँ पे हम %, लगाते हैं, यहाँ हम लगाते हैं स्टार। स्टार का मतलब होता है कि एक्चुअली आई एम डिक्लेयरिंग ए पॉइंटर। ठीक है, और यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे था क्या, इज इक्वल टू वेरिएबल का नाम होता था, यहाँ बेसिकली क्या होता है, इसे कहते हैं एड्रेस ऑफ वी नेम। ठीक है, अच्छा इससे पहले कि मैं ये इसी स्लाइड पे मैं थोड़ी देर में दोबारा आता हूँ। ठीक है, इसमें मैं 1 मिनट में दोबारा आता हूँ। इससे पहले मैंने एक चीज़ छोटी बतानी थी, वो मैंने यहाँ पर नहीं बताई, मैं वो बता देता हूँ। ठीक है, और वो इधर सॉरी, सो इस लाइन के नीचे मैं एक और लाइन कर लेता हूँ, बेसिकली 2 लाइन कर देता हूँ हमेशा। अच्छा मुझे एक छोटा सा बात करने दे, और वो छोटी सी बात ये है कि लेट्स से कि मैं यही स्लाइड को डुप्लीकेट कर देता हूँ। ठीक है, डुप्लीकेट करके और इसको यहाँ से यहाँ दे देता हूँ। ठीक है, अच्छा आप सुने बात को मुझसे। ऑलराइट जी, अच्छा C++ में ना, C++ में बेसिकली आमतौर पे मैंने क्या बताया था, मैंने यहाँ पे ये एक मैं इंटीजर v बनाता हूँ और इसमें वैल्यू रखता हूँ 20। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये मेमोरी के अंदर ये 4 बाइट मिलते हैं v को, उसका अपना कोई एड्रेस होता है, लेट्स से 0x100, और इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी होती है वो क्या होती है, 20 होती है। ठीक है, अच्छा अगर मैंने किसी वेरिएबल का एड्रेस दिखाना हो ना, ढूंढना हो, बताना हो कैसे हो, उसके लिए तरीका होता है ये कि आप अगर किसी वेरिएबल के पीछे उसका %, डाल देना, तो उसका मतलब होता है कि ये बेसिकली इसका एड्रेस दिखाएगा। ठीक है, बट एक तो हाँ याद है, रेफरेंस बनाते हुए भी आप %, लगाते थे, लेकिन अगर आप सिंपल किसी वेरिएबल के पीछे %, डाल दें, तो उसका मतलब होता है कि मुझे इस वेरिएबल का एड्रेस चाहिए। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लिख दूँ ना, cout v, तो ये क्या आउटपुट करेगा, जो क्या है 0x100। शाबाश, ये बात सुना? ठीक है, ये कमेंट डाला मैंने। ठीक है,
सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे एक फ्लोट बनाया है और यहाँ पे मैंने इसका नाम f रखा है और इसमें मेरी 30 रखी है, 30.1012 रखी है, तो यहाँ पर ये एक फ्लोट बनेगा और मैं एम ही कोई एड्रेस डाल रहा हूँ, लेट से 0x200 कर देता हूँ और ये इसमें वैल्यू पड़ी है 30.14, ये 4 बाइट का है, ठीक है। अब सुने बात, अगर मैं कर दूँ सी आउट m%f तो ये क्या आउटपुट करेगा? हाँ जी बताओ, क्या बता दो? 0x200। शाबाश शाबाश। अब ये स्लाइड को देखो, अगर मैं यहाँ पे, अब मैं रेड लिख रहा हूँ और आप ये छोटे छोटे से क्विज हैं जो आपने मुझे बताने हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूँ ये क्या, लेट्स से मैं ये लिख दूँ सी आउट m%i, यहाँ पे लिख दूँ सी आउट m%f और यहाँ लिख दूँ सी आउट m%d और यहाँ लिख दूँ मैं सी आउट m%a, ऐसा m%ch, सॉरी m%ch, ठीक है। ये ना लिख के देखिएगा कुछ और। अच्छा यहाँ पे क्या आउटपुट होगी? शाबाश 0x100। इधर क्या आउटपुट होगी? शाबाश। यहाँ क्या आउटपुट होगी? नहीं, हाँ सॉरी डी लिखा हुआ है यहाँ पर, m% डी लिखा था, सॉरी। हाँ जी, क्या होगा? 0x408 और यहाँ क्या आउटपुट होगी? 502। अच्छा ये बात याद रखना, जब किसी का कैरेक्टर का एड्रेस रखते हैं ना तो वो उसका एड्रेस नहीं दिखाता। हाँ यहाँ पर रखता है एड्रेस, लेकिन सी आउट एक और तरीके से इंप्लीमेंट हुआ है, वो बेसिकली ना कुछ और डिस्प्ले कर देगा। ये आप ट्राई कीजिएगा, देखना वो कुछ और दिखाना शुरू कर देगा, ए आगे भी कुछ दिखाना शुरू कर देगा वो, लेकिन इग्नोर कर दीजिएगा, वो एड्रेस ही दिखा रहा है लेकिन वो कुछ और दिखाएगा, वो आपको बाद में बताऊंगा मैं क्या चीज़ है। लेकिन ये समझ में आ गई बात, ये 3 चीज़ें बिल्कुल ठीक ऐसी आएंगी, ये भी ठीक है। ये देखना गलत आएगा आंसर, ये आपको मैं बाद में बताऊंगा, ये आपको शायद अगले हफ्ते पता लगेगा, ठीक है। अच्छा अब सुने बात और से, तो सब पर ये समझ में आ गई कि ये जो पॉइंटर हम बनाते हैं उसमें एड्रेस हम रखवाते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और आप मेरी बात और गौर से सुन लें, एक और गौर से मेरी बात सुन लें, अब एक बात गौर से सुन लें, ठीक है। ये बहुत ही पावरफुल कंस्ट्रक्टर सी का, और मैं आपको इसकी एग्जांपल अभी थोड़ी देर में देता हूं, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि ये जो पॉइंटर है ना उसमें किसी मेमोरी का एड्रेस होता है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इस पॉइंटर का हम नाम रख देते हैं। अच्छा सुन ले बात, आप जो पॉइंटर बनाते हैं उसका अपना भी कोई एड्रेस होता है। सो लेट्स से इस पॉइंटर का नाम है पी। तो आप गौर से इस तस्वीर को देख लो, तस्वीर बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीर है। अगर मैं कहूं कि मुझे सी आउट करो पी, तो क्या आउटपुट होगा? आपके ख्याल में क्या आउटपुट होगा बताइए। एक्सीलेंट। जिस तरह वेरिएबल होते हैं बिल्कुल वैसे ही है, यानी उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो डिस्प्ले हो जाएगी। अच्छा आप एक और बात बताएं, अगर मैं लिख दूं मुझे m%p बताओ तो क्या होगा? शाबाश, ये होगा 0x104 ये। सो दिस विल गोइंग टू आउटपुट 0x204, दिस विल गोइंग टू आउटपुट 0x104। अब एक और बात सुने, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टैटिक पी। स्टैटिक पी का मतलब पता क्या है? स्टैटिक पी का मतलब यह है कि ये पॉइंटर जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है उस जगह जाओ और उस जगह पे पड़ी हुई वैल्यू आउटपुट कर दो, तो ये क्या आउटपुट हो जाएगा? शाबाश 512 आउटपुट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? एक्सेलेंट। सो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि आप पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर क्या स्टोर होता है? एड्रेस स्टोर होता है। और पॉइंटर जिस जगह पॉइंट कर रहा है अगर मुझे उसकी वैल्यू चाहिए तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? वो स्टैटिक पी लगाएंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा आप एक और बात बताओ मुझे, अगर मैं ये लिखूं तो क्या होगा? कैन यू टेल मी क्या होगा? असद बताओ।
शाबाश, इस लाइन की जगह क्या आ जाएगा, इस लाइन की जगह 30 आ जाएगा। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? नहीं 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 नहीं, एक वेरिएबल है, हर वेरिएबल का एड्रेस होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात है कि एक चीज, एक और वेरिएबल है बड़ा स्पेशल टाइप का, जिसको हम पॉइंटर कहते हैं। वो एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें जो वैल्यू होती है वो वैल्यू नहीं होती, बल्कि वो क्या होती है, किसी लोकेशन का एड्रेस होता है, और उस वेरिएबल को क्या कहते हैं, उसको पॉइंटर कहते हैं। ये बात सुनाई? सो ये पॉइंट पढ़े, ये बड़ा खूबसूरत लाइन लिखी हुई है, एंड आई रियली अप्रिशिएट निम्रा सारा, कितनी खूबसूरती से उन्होंने ये पूरा का पूरा प्लॉट बना दिया है कि व्हाट इज ए पॉइंटर। पॉइंटर इज नथिंग बट ए स्पेशल वेरिएबल दैट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ ए मेमोरी लोकेशन। ये बात सुनाई? एंड हम अगर चाहें तो उस जगह पर पहुंच सकते हैं, यानी उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस कर सकते हैं जी? हम एक्सेस कर सकते हैं कि अगर हम क्या लगा दें, हम यहां पे स्टार लगा दें। ये बात समझ आ गई? ठीक है। सो इसे कहते हैं स्टैटिक पी। स्टैटिक पी का मतलब है कि आप पॉइंटर पी आपने नाम रखा हुआ है, मैंने, आप जो मर्जी नाम रख लें इसका। सो स्टैटिक पी का मतलब है कि बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, हम बेसिकली उसका एड्रेस एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सो ये बेसिकली क्या है, ये उस पॉइंटर का एड्रेस है, ठीक है जी। ये क्या है? हाँ, ये है वैल्यू ऑफ द पॉइंटर वेरिएबल, यानी ये इस पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू पड़ी, और वो वैल्यू है क्या? वो कोई एड्रेस है, विच इज दैट इज एड्रेस, ठीक है, दैट इज एन एड्रेस। और आगे बात सुने, और एक और मजेदार बात, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, वो ये कि इस पॉइंटर का साइज कितना होता है। आमतौर पे जब हम कहते हैं ना, तो बेसिकली ये आमतौर पे हम जब कहते हैं, सुने बात गौर से, जब हम इंटीजर बनाते हैं तो वो कितनी बड़ी मेमोरी बनती है? 4 बाइट की। जब हम डबल की मेमोरी बनाते हैं तो वो कितनी बनती है? 8 बाइट की। जब हम फ्लोट की वैल्यू बनाते हैं या लॉन्ग की बनाए तो वो भी इतनी बनते हैं, और अगर हम कोई कैरेक्टर बनाए तो वो 1 बाइट बनता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसे होता है ना। आप सुने बात गौर से, मुझे बताएं, ये जो एड्रेस है, ये जो एड्रेस है, ये जो एड्रेस है, ये जो एड्रेस है, ये सारे एड्रेसेस तो एक जैसे ही है ना। अब मुझे सिर्फ एक बात बताओ, इस पॉइंटर का साइज क्या डिपेंडेंट होना चाहिए कि वो इंटीजर का है या फ्लोट का है या डबल का है तो वो एड्रेस ही है ना। क्योंकि इस पॉइंटर की जो वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट होती है किसके, कि वो किस टाइप का हो। यानी पॉइंटर का जो स्पेस होती है कि कितनी बाइट एलोकेट होंगे, वो डिपेंड करता है कि आपकी जो एड्रेस है वो कितने बिट्स की है। सो आमतौर पे हम जब ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे होते हैं ना, तो आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप में काम कर रहे हैं? हाँ जी बताएं। ये आपने याद है, आप जब आपने अक्सर लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया होगा 32 बिट ओएस, है ना, या कुछ लोग हैं जो करते हैं 64 बिट ओएस, ठीक है। सो वो एप्लीकेशन, सुने बात गौर से, वो एप्लीकेशन जो बेसिक 32 बिट का मतलब होता है कि बेसिकली आपके पास 32 बिट्स हैं, और 32 बिट का मतलब होता है तकरीबन 2 यानी इसको कहते हैं 4 GB। आपकी एप्लीकेशन का साइज 4 GB से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। 64 बिट का मतलब है कि आप जितना मर्जी बड़ा बना लें, प्रैक्टिकली बहुत बड़ी बात है, टेराबाइट्स वगैरह में हो जाता है, ठीक है ना। सो आप सुने बात गौर से, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका ये तकरीबन ये बन जाता है, मेरे ख्याल में 4 का मतलब है 2 4 में 8 16 TB की तकरीबन स्पेस बन जाती है, ठीक है। सो अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो हमने, अगर आपने 32 बिट एप्लीकेशन बनाई है तो आपका जो एड्रेस होगा वो 32 बिट का होगा, हर एड्रेस ही 32 बिट का होगा। तो आपका पॉइंटर कितने साइज का होगा? 32 बिट्स का। इसका मतलब है कितने बाइट, और एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, तो 4 बाइट्स का आपका पॉइंटर बनेगा।
ये बात सुनाई। सो आमतौर पे कहा जाए ना, अक्सर सवाल करते हैं, मैं आपको मजा बताऊं, मैं कल इंटरव्यू ले रहा था, मास्टर वाले स्टूडेंट्स के इंटरव्यू ले रहा था, और उनसे मैंने पूछा कि हाँ बताओ भाई, डबल वाला जो पॉइंटर होता है और जो फ्लोट वाला पॉइंटर होता है, उनमें वो कितने बाइट का होता है और वो कितने बाइट का होता है। और जी बच्चों ने जवाब दिया कि जी इंटीजर वाला 4 बाइट का होगा, डबल वाला 8 बाइट का होगा, कैरेक्टर वाला जो है वो 1 बाइट का होगा। और ये आंसर गलत है। क्यों आंसर गलत है? बेसिकली ये जो पॉइंटर का साइज है वो डिपेंडेंट है कि एड्रेस का साइज कितना है। तो और एड्रेस जो है वो, अगर आप 32 बिट मेमोरी में काम कर रहे हैं तो बेसिकली आपका 32 बिट्स यानी कि 4 बाइट का होगा। अगर आप 64 बिट मेमोरी में काम कर रहे हैं, ओएस में काम कर रहे हैं, और आपने कंपाइलेशन करते हुए बताया कि 64 बिट एप्लीकेशन बनाओ, तो वो कितने बाइट्स का आपका पॉइंटर होगा? 8 बाइट का पॉइंटर होगा। ये बात समझ में आ गई? और बहुत पुराने जमाने में ना, आप किसी ने यूज किया टर्बो सी? किसी ने अगर टर्बो सी यूज किया, तो टर्बो सी के अंदर अगर आप पॉइंटर का साइज चेक करेंगे ना जाके, तो आपको पता लगेगा कि वो बेसिकली 2 बाइट्स का होता है। और उसको आप सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो मेमोरी होती थी वो 64K मेमोरी होती थी। ठीक है। जब आप 64 बिट एप्लीकेशन बनाएंगे और वो जाके आप कंपाइलर की सेटिंग में जाके बनाते हैं, आमतौर पे 32 बिट बनती है, लेकिन जब आप कंपाइलर में जाके सेटिंग में जाके चेंज करनी पड़ती है, आप ये गूगल जाके कीजिएगा। इसका मतलब यह पॉइंटर का साइज हमेशा 4 बाइट होता है। हाँ, अगर आपने अपनी 64 बिट मेमोरी आप प्रोग्राम बना दिया है, 64 बिट एड्रेस स्पेस पे चले गए हैं, तो फिर आपका 8 बाइट का हो जाएगा। ठीक है। सो इस हाँ नहीं, डिपेंड करता है ना आप कौन किस तरह की एड्रेस स्पेस पे चले गए। सो अगर आपकी एड्रेस स्पेस 32 बिट की है तो 4 बाइट का होगा। अगर एड्रेस स्पेस 64 बिट की है तो 8 बाइट का हो जाएगा। अगर एड्रेस बिट जो है वो 16 बिट्स की है तो 2 बाइट्स का हो जाएगा। ये बात समझ? बहुत पुराने कंपाइलर जो होते थे वो बेसिकली 8 बिट में काम कर रहे होते थे। ठीक है। तो जब 8 बिट में काम कर रहे होते, इतनी छोटी सी मेमोरी होती थी, तो आपका 1 बाइट का पॉइंटर होता। ठीक है। सो जब भी कोई सवाल करे तो आप कहेंगे कि भाई ये डिपेंड करता है कि आपने एड्रेस स्पेस किस तरीके की रखी हुई है। ये बात समझ आई? और वो कंपाइलर से जाके चेंज करते हैं हम, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, फॉर ऑल हमारे अपने प्रोग्राम, अपने स्कोर्स के अंदर आपके पॉइंटर का साइज हमेशा 4 बाइट होगा। ठीक है। ऑल राइट, अभी बताते हैं आपको, एप्लीकेशन बताते हैं, पॉइंटर बताएंगे, आपको लग पता जाएगा कि क्या फायदा है इसका। ठीक है। अब पॉइंटर के साइज की जरूरत क्या है, वो बस आपको पता होना चाहिए प्रैक्टिकली कि पॉइंटर जो है वो पॉइंटर का अपना साइज भी होता है और वो 4 बाइट होता है। तो बाय द वे, अगर हमें किसी भी वेरिएबल का साइज चाहिए हो कि वो कितना साइज है, तो देयर इज ए कमांड इन C++ इज कॉल्ड साइज ऑफ। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक इंटीजर v बनाया है और इसकी वैल्यू 10 रखी है, और फिर मैंने एक डबल d बनाया है और इसकी वैल्यू मैंने 30 रखी है, समथिंग लाइक दैट। तो अगर मैं एक फंक्शन होता है जिसे कहते हैं साइज ऑफ, तो साइज ऑफ v करूंगा और यहां पे जाके सी आउट कर दूं, तो क्या आउटपुट होगा? 4। और इस तरफ 4 लिखा हुआ आएगा बस। और साइज ऑफ जब मैं d करूंगा तो क्या आउटपुट होगा? 8 आएगा। ठीक है। और अगर मैं फॉर एग्जांपल, सुने बात गौर से, अगर मैं यहां पे इंट टाइप का लेट से पॉइंटर बनाऊं p, और इसको और लेट से मैं इसको एड्रेस असाइन कर देता हूं, किसका? v का। और यहां पे मैं करूं साइज ऑफ करो किसका? p का। तो क्या आउटपुट होगा? 4। ठीक है। एक बात और याद रखो, अगर मैं सुने बात गौर से, अगर मैं ये लिख दूं इंट स्टैटिक p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ d, तो ये चलेगा या नहीं चलेगा? पहले तो मुझे बताओ, क्यों नहीं चलेगा? हाँ, इसकी डेटा टाइप जो है वो डबल है और इसकी डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है। तो ये बेसिकली वैसे ही गलत है। सो ये लाइन वैसे ही गलत है। ठीक है। टाइप मिसमैच कर रहा था। ठीक है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब हम करते हैं ना, ये देखो आप सुनो बात, अब मैं इसकी जगह, अब मैं ये लिख दूं डबल पॉइंटर dp लिख दूं और इसको मैं m% d असाइन कर दूं, ये ठीक चलेगा। ठीक है। अब सुनो बात गौर से, अगर मैं सी आउट करूं साइज
ऑफ डीपी, तो क्या आउटपुट होगा? 4 आउटपुट होगा, शाबाश। लेकिन अगर मैं ये कर दूं तो क्या आउटपुट होगा? आप बताओ, आप फंस गए हो। हाँ जी, नहीं, मैं यहां लिखता हूं, यहां लिखता हूं साइज, सो लिखे साइज ऑफ, पहले मैंने लिखा है, सो यहां पे मैं लिख देता हूं, अगर मैं डी लिखूं तो क्या आउटपुट होगा, सॉरी डी पी लिखूं तो क्या आउटपुट होगा? 4, क्योंकि पॉइंटर का साइज क्या होता है? 4 होता है। लेकिन जब मैं स्टेरिक डीपी कर दूं, तो स्टेरिक डीपी का मतलब है आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, जब मैं स्टेरिक, जब मैंने क्या कहा था, जब मैंने कहा था कि जब मैं क्या कर देता हूं, जब मैं स्टेरिक पी कर देता हूं तो वो उस वैल्यू पे चला जाता है। तो इस ब्लॉक का साइज कितना है? यहां पर साइज है 4 बाइट, और आप बताओ यहां पर साइज कितना होगा जब मैं स्टेरिक डीपी करूंगा? वो वो बताता है यहां पर, तो ये क्या होगा? 8 होगा। इसका मतलब है कि यहां पर जो आउटपुट होगी वो कितनी होगी? 8 बाइट होगी, ठीक है, क्योंकि जो पॉइंटर जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है वो 8 बाइट की है। और मैंने यहां पे जो साइज ऑफ किया है वो किसका किया है? वो मैंने उस मेमोरी का किया है। एवरीबडी अंडरस्टैंड? एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है, शाबाश। सो ये जेनेरिक तरीका है पॉइंटर डिक्लेयर करने का। आप यहां पे डेटा टाइप बताते हैं, ठीक है, यहां पर पॉइंटर का नाम लिखते हैं और यहां पे उसको कोई एड्रेस देते हैं। और एड्रेस कैसे आता है? आप किसी भी वेरिएबल का एड्रेस, मेमोरी का एड्रेस डाल के देखते हैं, ठीक है। सो लुक एट दिस, अभी करके दिखाएंगे, अभी करके दिखाएंगे, डोंट वरी। आज के बाद पॉइंटर जिंदगी में आपकी आ जाएगा, ठीक है। सो लुक एट दिस, ये मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसका नाम रखा ये एक, और ये मेमोरी बन गई var a की, ठीक है, और ये इसका एड्रेस है, ठीक है, और ये उसमें 512 लिखा हुआ है। अब देखिए, जब मैंने इंटीजर स्टैटिक IPTR इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ var किया तो बेसिकली क्या होगा? ये बनेगा, ये IPTR है, इस IPTR का अपना कोई एड्रेस है, ठीक है, और जब मैंने ये एड्रेस ऑफ var किया तो कैन यू टेल मी कि इसके अंदर वैल्यू क्या पड़ी होगी? एक्सेलेंट, 0x204, शाबाश। ये बात समझ आ गई, ठीक है। और अब मैं आपसे दोबारा सवाल करता हूं, अगर मैं यहां पे लिखूं सी आउट IPTR, क्या आउटपुट होगा? शाबाश। अगर मैं ये लिख दूं 204, सॉरी, अगर मैं एड्रेस ऑफ IPTR लिखूं तो क्या आउटपुट होगा? 0x104। और अगर मैं, सुनने बात गौर से, अगर मैं स्टेरिक IPTR करूं तो क्या होगा? अब होगा 5/2। सबको समझ में आ गई बात, ठीक है। सो दिस इज समथिंग यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट, ठीक है। अभी एप्लीकेशन आएगी, अभी मैं आपको एक एप्लीकेशन बताऊंगा, आपको पता लगेगा। आई नो कि आपको गुस्सा चढ़ रहा होगा कि हम ये क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपको इसकी एप्लीकेशन बताने लगा। हाँ हाँ, हाँ, नहीं 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 बेटा, सवाल बेवकूफाना नहीं होते, सवाल सारे अक्लमंदाना होते हैं, ये बात नहीं करते, ठीक है। आज के बाद तुमने ये नहीं कहना कि इस तरह की बात, ठीक है। सवाल करो, सवाल करो, शाबाश। हाँ हाँ, देखो ठीक, तो नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, ये बात गलत है। आप, जब हमने कहा एड्रेस ऑफ दिस, तो यहां पर हमेशा कोई वेरिएबल का नाम होना चाहिए। और एक और बात, उस वेरिएबल की जो डेटा टाइप है वो डेटा टाइप इस डेटा टाइप से मैच होनी चाहिए। पॉइंट, ये बेटा आपको बताना पड़ता है कि मैंने जो पॉइंटर बनाया है वो किस डेटा टाइप को पॉइंट करेगा।
क्यों? ताकि उसे पता हो कि जब मैंने स्टेरिक एफपीटीआर करना है तो कितने बाइट उठा के लाने हैं। ठीक है, अगर वो डबल होगा तो 8 बाइट उठा के लाएगा, अगर वो इंटीजर होगा तो 4 बाइट उठा के लाएगा, अगर वो कैरेक्टर होगा तो 1 बाइट उठा के लाएगा, अगर वो शॉर्ट होगा तो 2 बाइट उठा के लाएगा। तो पॉइंटर जब भी आप बनाएं आपको टाइप बताना जरूरी है, क्योंकि टाइप जब नहीं डिफाइन करेंगे तो फिर ये काम नहीं हो सकता। ये बात समझ आ गई? शाबाश। स्टैरिक, बिल्कुल स्टैरिक के लिए जरूरत पड़ती है, और आगे मैं एक और चीज भी बताऊंगा उसके लिए भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और यही काम डबल के लिए होगा, ये आप खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, कैरेक्टर के लिए भी ऐसा होगा, ये भी आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। अब हम डी रेफरेंसिंग की बात है। डी रेफरेंसिंग का मतलब ये है कि अगर आप पॉइंटर डिक्लेयर कर दें और डी रेफरेंसिंग, अच्छा बाय द वे ये जो हमने कहा था ना कि आपने ये कोई एक पॉइंटर बनाया, इसका नाम रखा ptr। ठीक है, यहाँ पे हमने लेट्स से टाइप का ptr इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ सम मेमोरी दे दिया। ठीक है, व्हाट इज डी रेफरेंसिंग ए पॉइंटर? डी रेफरेंसिंग का पॉइंटर मतलब ये है कि जब मैं कहता हूं स्टैरिक ptr इज इक्वल टू समथिंग, तो बेसिकली वो उस जगह पे जाके वैल्यू रखवा देता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई? या अगर मैं सी आउट कह दूं स्टैरिक ptr, तो ये जो हम पॉइंटर से पहले फिर स्टार लिखकर उसकी वैल्यू एक्सेस करते हैं या उस मेमोरी ब्लॉक की वैल्यू चेंज करते हैं, तो इसका मतलब इसे कहते हैं डी रेफरेंसिंग ए पॉइंटर। ये एक टर्म है जो यूज होती है, तो बस ये कीप दिस थिंग इन माइंड कि जब भी आपको कहा जाए डी रेफरेंसिंग ए पॉइंटर, तो इसका मतलब है आप इस तरह या इस तरह उसे एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई? ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा बात कर रहा हूं। यहां पर एक लेट्स से एक पॉइंटर था, इसमें ना इस मेमोरी का एड्रेस था और वो इंटीजर मेमोरी है। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी बात बताओ, अगर मैं ये लिखूंगा तो क्या आउटपुट होगा? स्टैरिक ptr लिखूंगा तो 34, और अगर मैं ये लिखूंगा तो क्या होगा आप बताएं? शाबाश, 35। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये लिखूंगा तो क्या होगा? पहले था कि 35 आउटपुट होगा, यानी ये मैं लिखता हूं ना, ये सुने बात गौर से, अगर मैं यहां +1 कर दूं तो ये कहेगा यहां पर आ जाएगा 34 +1 यानी 35 आउटपुट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये लिख दूं स्टैरिक ptr और यहां जाके ++ लिख दूं, इसका मतलब पता क्या है? तो जैसे लिखते नहीं i++, जब i+, तो बेसिकली इस मेमोरी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहां पे 35 आ जाएगी। ठीक है, ऑल राइट जी, आगे चलते हैं। एक मिनट, मैं इस पे वापस आता हूं। अच्छा, आपको याद है मैंने अभी आपके सामने स्वैप फंक्शन बनाया था और ऐसे बनाया था, है ना? सी में स्वैप फंक्शन कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं, सुने बात गौर से। तो ज़हन में रख लें कि ये एक टी और क्यू, ये दो वेरिएबल है। ये देखो ऊपर तो टी और क्यू दो, जिनको मेरी वैल्यू मैं स्वैप करना चाहता हूं। सो सी में स्वैप फंक्शन कैसे बनाते थे? स्वैप फंक्शन ऐसे बनाते थे, यहां पे हम लिखते थे कि यही अब मैं तुम्हें एक वेरिएबल नहीं भेज रहा, बल्कि वेरिएबल का एड्रेस भेज रहा हूं। तो मैं इसे कह दूंगा पॉइंटर टू ए, यानी पहले वेरिएबल, और मैं यहां लिखूंगा पॉइंटर टू सेकंड वेरिएबल। ठीक है, मैंने इसका नाम PA/PB रखा है, आप जो मर्जी रख दें, आप PTR/A PTR/B रख दें, आप PTR/T PTR/Q रख दें, जो मर्जी नाम रख दें। ठीक है, सो ये ध्यान में रख लें कि यहां पे स्वैप फंक्शन कॉल कैसे होगा। स्वैप फंक्शन कॉल ऐसे होगा, अब पहले स्वैप फंक्शन यहां पर तो कॉल कैसे होता, यहां पे हम T रख देते थे, यहां पे Q रख देते थे, जब C++ की बात हो रही है। ठीक है, हाँ, C में कैसे होगा? C में स्वैप फंक्शन ऐसे कॉल होगा, क्योंकि मुझे यहां पर क्या भेजना है? T भेजना है या T का एड्रेस भेजना है? बताए मुझे। तो यहां लिखेंगे m%T और यहां लिखेंगे m%Q।
ये बात समझ में आ गई? क्योंकि मैं यहां पर और यहां पर बता सकते हैं आप पी ए में क्या आया होगा। सो बेसिकली यहां पर समझ लें, यहां पर बेसिकली दो पॉइंटर हैं आज इसमें, इस ब्लॉक में दो पॉइंटर्स हैं। एक का नाम है पी ए और एक का नाम है पी बी। मैं इसके अपने कोई एड्रेस लिख देता हूं, ठीक है। इसका अपना कोई एड्रेस है, लेट्स से 0x50 और इसका कोई एड्रेस है लेट्स से 0x75 और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। कैन यू टेल मी कि जब मैं ये स्वैप कॉल करूंगा तो पी ए में वैल्यू क्या आएगी? हाँ जी, इनटू नहीं कहते इसको बेटा, इसमें आएगा 0x100 और आप देखें इसमें क्या आएगा 0x200। ये बात समझ में आ गई? और आप देखना मैं क्या करता हूं, मैं यहां लिखूंगा इंटीजर t इज इक्वल टू, ठीक है, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने यहां पे लिखा था, इंटीजर t इज इक्वल टू, मैं अब क्योंकि मैंने इंटीजर को वैल्यू असाइन करनी है तो इस मैं एड्रेस असाइन नहीं कर सकता। हाँ, ये एड्रेस जिस जगह पे पॉइंट कर रहा है मुझे वो वैल्यू चाहिए, कैसे देगी बताएं मुझे। ये जो पी ए है इसमें ये एड्रेस लिखा हुआ है ना, मुझे इस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू चाहिए। हाँ, स्टेरिक पी ए, तो आप बता सकते हैं कि अब टी में क्या वैल्यू आ जाएगी? 20 वैल्यू आ जाएगी। और आप देखना मैं क्या करूंगा, अब मैं लिखूंगा, सुने बात गौर से, स्टेरिक पी ए इज इक्वल टू स्टेरिक पी बी। अब क्या होगा बता सकते हैं आप? अब यहां पर वैल्यू इसकी जगह क्या आ जाएगी, यहां वैल्यू 30 आ जाएगी। आय हाय हाय हाय। और आप यहां क्या लिखेंगे बता सकते हैं आप? स्टेरिक पी बी इज इक्वल टू क्या, टी कर देंगे। शाबाश। जिस नहीं पी ए नहीं कर सकते यहां पे, क्योंकि पी ए करेंगे तो ये भी 30 यहीं पर लिखा हुआ आ जाएगा। ये तो 30 यहां लिखा हुआ है, ये 30 यहां पर लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन इसे हमें क्या टी करना पड़ेगा। टी करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर वैल्यू आ जाएगी क्या 20। और जब हम इस फंक्शन से बाहर आएंगे तो उन दोनों की वैल्यू चेंज। समझ में आ गई बात? एवरीबडी अंडरस्टैंड? अब मैं अपनी वीडियो ऑन कर रहा हूं बिकॉज नाउ आई एम हैप्पी। हाँ जी, एवरीबडी अंडरस्टैंड? जी अच्छा, आप सुने बात गौर से, मैं आपको एक बात बता दूं, और वो बात ये है कि याद है वो लोग जिन्होंने सी लैंग्वेज आईसीएस किया हुआ है, तो हम याद है हम सी प्लस प्लस में लिखते हैं सी इन इंटीजर, है ना। ये हमने एक इंटीजर बनाया, इसमें इंटीजर में सीन करवा लिया। लेकिन सी में उसी का एक कोड होता है। बेसिकली क्या होता है, वो एक स्कैन एफ फंक्शन होता है, और स्कैन एफ में हम यहां बताते हैं कि किस कौन सी वैल्यू है जो डिस्प्ले आउट इनपुट करवानी है, और आप सब बता सकते हैं ये क्या पास हो रहा है। यस, ये बेसिकली इसका क्या पास हो रहा है, एड्रेस पास हो रहा है। और वहां पर स्कैन एफ में रिसीविंग एंड पे पता क्या होगा, हाँ पॉइंटर होगा, और उसका पॉइंटर आएगा और उसमें वो वैल्यू इनपुट करवाएगा। कैसे? बिल्कुल ऐसे जैसे यहां पे डी रेफरेंस कराते हैं। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? तो आज आपको पता लगा होगा कि जो स्कैन एफ है ये काम कैसे करता है। समझ में आ गई बात? ठीक है। सो एक बात सुन लें, ये जो रेफरेंसेस हमने किए हैं, रेफरेंसेस हमारे सी प्लस प्लस में होते थे, हैं सी में नहीं होते थे। और सी में वही काम हम कैसे करते थे कि हमने पॉइंटर बनाते थे और हम उस मेमोरी का जिसमें हमने रखवाना होता था उसका एड्रेस भिजवा देते थे, और जब हम उसको डी रेफरेंस करके वहां पे वैल्यू रखवाएंगे तो वो बेसिकली उसमें वैल्यू रखवा के भिजवा देगा जो आपको मेन में आपने या किसी भी फंक्शन में से आपने इसको पास किया होगा। सबको समझ में आई बात या नहीं आई? तो आप चाहें तो आप एक फंक्शन से 3 वैल्यू रिटर्न करवा दें, 4 वैल्यू रिटर्न करवा दें, जितनी मर्जी वैल्यू रिटर्न करवा दें। एवरीबडी अंडरस्टैंड? एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है। सो दिस शुड बी नाउ क्रिस्टली क्लियर टू यू कि ये चीजें क्या हो रही है। ठीक है, ऑल राइट जी। नाउ वी आर मूविंग टू समथिंग रियली स्पेशल। ठीक है।
ऑल राइट। जब पॉइंटर की ना मैं एग्जांपल रन करके नहीं दिखाऊंगा, वो मैं आप खुद ही देख लीजिएगा। अच्छा, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। अच्छा सॉरी, आई हैव टू टेक 20 मोर मिनट्स ऑफ यू, ठीक है, तो प्लीज बी विद मी। अच्छा, नाउ आई एम अबाउट टू टेल यू समथिंग रियली रिमार्केबल, ठीक है। अब वो रिमार्केबल बात क्या है? अच्छा आप सुने मेरे पास सवाल है, जब सवाल हम सॉल्व करने लगे, और वो सवाल ये है कि बेसिकली अभी तक हमने इनपुट जब करवाते थे तो हमने 5 वैल्यू इनपुट करवानी है, तो कितने वेरिएबल बनाएंगे? 5। अगर हमें 100 वैल्यूज चाहिए हो तो हम 100 वेरिएबल बनाएंगे, लूप लगाते थे। लेकिन अगर लेट से लूप, आप सुनो बात गौर से। अब ना हो सकता है हम आज की क्लास में ये सवाल ना सॉल्व कर सके, लेकिन लेट से कि ये सवाल है मैंने सॉल्व करना है, इसे कहते हैं सॉर्टिंग प्रॉब्लम। सॉर्टिंग प्रॉब्लम है क्या? सॉर्टिंग प्रॉब्लम ये है कि एक बेसिकली ये एक डेटा है जो इनपुट करवाना है आपने, और वो बहुत ज्यादा डेटा है, 100 200 300 लाइनों का, 300 इंटीजर्स हैं जो आपने इनपुट करवाने हैं, ठीक है। और फिर क्या करना है? बेसिकली उनको सॉर्टेड ऑर्डर में डिस्प्ले करना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 हो, 8 हो, 11 हो, और यहाँ पे लेट से -5 हो, 6 हो, और लेट से 20 हो, फिर 23 हो, फिर 9 हो, -9, 6 हो, और 6, और लेट से 16 हो। तो आप बता सकते हैं किस तरह की आउटपुट आएगी? बताएं। असेंडिंग है, लेट से असेंडिंग में करना है। तो सबसे पहले कौन आएगा? -9 आएगा, फिर -5 आएगा, हाँ -9 भी है, -9 -5, और इस तरह से चलते रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप सॉर्टिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो सॉर्टिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो बेसिकली आपने क्या करना है? आपने मैक्स निकालना है, फिर आपसे सेकंड मैक्स निकालना है ना, या मिनिमम निकालना है, फिर आपने सेकंड मिनिमम निकालना है, फिर आप थर्ड मिनिमम निकालेंगे, लग पता जाएगा आपको। तो फिर तो आप बस इफ ही लगाते रहेंगे। और दूसरी बात यह कि ये वेरिएबल्स आपको पता ही नहीं है कितने हैं। आपको शॉर्ट लेट से मैं कहता हूं 1000, ये 10,000 वैल्यूज आ रही है, तो आप 10,000 वेरिएबल बनाएंगे? नहीं, ये तो भाई नहीं हो सकता। अगर आपको 10,000 वैल्यूज इनपुट करवानी है, क्योंकि आप सेकंड मिनिमम, थर्ड मिनिमम, फोर्थ मिनिमम, हमें सारे चाहिए। जब सारे चाहिए तो सारे के साथ अब हम लूप में नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें इनपुट तो सारी सेव करनी है, फिर बाद में कंपैरिजन शुरू होने। असल ये बात समझ में आई? वो लूप के साथ काम नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि हमें सारे डिस्प्ले करवाने। हमें फर्स्ट मिनिमम भी रखना पड़ेगा, सेकंड मिनिमम भी, थर्ड मिनिमम भी, फोर्थ मिनिमम भी, फिफ्थ मिनिमम भी, सिक्स मिनिमम भी, सेवंथ मिनिमम, हमें 10,000 मिनिमम तक नंबर रखने पड़ेंगे, वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। ये सबको समझ में आई बात या नहीं है? ठीक है ना। सो नाउ आई एम अबाउट टू टेल यू समथिंग रियली रिमार्केबल, और वो ये C++ में और C में दोनों में ही एक तरीका है, और वो तरीका ये है कंटिगुअस मेमोरी बनाने का। कंटिगुअस, आई थिंक ये स्पेलिंग होती है इसकी, कंटिगुअस देख लेना, आई थिंक यहाँ पर यू होता है, क्या होता है? कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन। कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन कैसे होती है? या इसी को कहते हैं अरेज, ठीक है। अच्छा, ये कैसे एलोकेट होती है? वो ऐसे एलोकेट होती है कि आप यहां लिखते हैं टाइप, और यहां लिखते हैं अरे का नाम, और यहां लिखते हैं इसका साइज, ठीक है। और याद रखिएगा कि ये जो साइज होता है, ये साइज जो है ना, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। कांस्टेंट समझते हैं? हाँ, यानी आप यहाँ पर आप कोई वेरिएबल का नाम नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यानी आप 100 लिख सकते हैं, 200 लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं, जितने मर्जी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आप वो नहीं लिख सकते, कोई वेरिएबल का नाम नहीं लिख सकते, ठीक है। तो सुने बात को, होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटीजर, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ अरे का नाम ए लिख देते हैं,
और यहाँ मैं लिखता हूँ 10। हाय 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 हाय, आप देखना कितना मजा आता है। ठीक है, होता क्या है, होता यह है कि ये जो मेमोरी है ना, ये जो मेमोरी थी आपकी बड़ी सारी यहाँ पे, ओहो, ये जो आपकी मेमोरी थी, ठीक है, इस मेमोरी में बेसिकली ये जो ए है ना, ये ना आपको 10 ब्लॉक्स मिल जाते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 और ये आखिरी, ये 10वां ब्लॉक, ठीक है। और बाय द वे डू नॉट फॉरगेट दिस, ये जो एक ब्लॉक है ये पता है कितने बाइट्स का है? क्योंकि बेसिकली आपने क्या कहा है, मैंने कहा है कि 10 इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है 10 इंटीजर्स बनाओ, तो ये कितने बाइट्स बन जाएंगे? ये बेसिकली आप हर एक ब्लॉक 4 बाइट्स का है, और कितने ब्लॉक्स बने हैं? 10 ब्लॉक्स बने, ठीक है। सो आप सुने बात गौर से, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं यहां पे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, होता क्या होता यह है कि बेसिकली आमतौर पर जब हम वेरिएबल बनाते थे तो उसका वो एक मेमोरी का नाम होता था, है ना। ये जो हमने मेमोरी बनाई है ना ए, ये बेसिकली इसके पहले ब्लॉक का नाम है, ये इसका नाम है, ठीक है। हाँ, मजे की बात, ये जो मेमोरी है ना ये कंटिगुअस मिली हुई है आपको, तो इसका ना एड्रेस होगा, लेट से मैं कहता हूं इसका एड्रेस है 0x100। कैन यू टेल मी कि अगले का एड्रेस क्या होगा? हाँ, नहीं 101 नहीं, 10 सही कहा है तुमने, बताओ 104। वाई? क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये कितने साइज का है? वो 4 बाइट का है। अगला बताएं, 0x10 8, आगे बताएं 0x, हाँ जी बताएं, 112 नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि 8 के बाद 9 हो गया, 10 हो गया, 10 को A कहते हैं, B और ये हो गया C, तो ये हो जाएगा 10C। अब C के बाद दोबारा 4 गिनो आगे, D E F, और फिर क्या हो जाएगा? G नहीं हो सकता, G को वो दोबारा से अगला टॉगल कर देता है, तो वो हो जाएगा 0x110। ये बात सुना? और इस तरह एड्रेसेस आगे चलते जाएंगे, ये बात समझ लगी? अब एक और मजेदार बात बता दूं आपको मैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि अगर मैंने पहली लोकेशन एक्सेस कर दी, इस अरे की पहली लोकेशन एक्सेस कर दी, तो उसका तरीका होता है कि आप ये कहते हैं, सुने बात गौर से। अच्छा सुने बात, एक और बड़ी मजेदार बात बताऊं आपको मैं, अगर मैं यहां पे सी आउट करूं ए, तो पता क्या आउटपुट होगा? एरर नहीं आएगा, यहां पर बेसिकली वो पहली लोकेशन का एड्रेस डिस्प्ले कर देगा। अच्छा, अगर मैं कहूं, सुने बात गौर से, और लेट्स, अच्छा बाय द वे चाहें तो आप इसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, और इनिशियलाइज कर सकते हैं ऐसे करके, ऐसे सुनो बात गौर से, यहां ब्रैकेट लगाते हैं, और ब्रैकेट लगा के हम यहां पे लिख देते हैं 1 2 3 और 4, तो होगा ये कि पहली जगह पे 1 लिखा हुआ आ जाएगा, दूसरी पे 2 आ जाएगा, इस पे 3 आ जाएगा, इस पे 4 आ जाएगा, और पता है बाकी सारी वैल्यूज पे क्या आएगा? जितनी वैल्यूज मैं नहीं दूंगा ना, जितनी वैल्यूज मैं नहीं दूंगा वो सारी की सारी 0 हो जाएगी, तो ये भी 0 हो जाएगा। ये बात समझ? सो अगर मैं इनिशियलाइजेशन करता हूं, तो अगर मैं 1 2 3 लिखूं और आगे ना दूं, तो क्या हो जाएगा? पहली तीन जगहों पे 1 2 3 आएगा, बाकी सारी 0 हो जाएगी। और अगर मैं ये लिख दूं तो क्या होगा, ये बता सकते हैं आप? शाबाश, इसका मतलब ये कि सारे 0 हो जाएंगे। ये बात समझ आ गई? अच्छा आप सुने बात और से, अब पहले मैं ए नहीं करता, मैं पहले ये करता हूं। अगर मैं लिखूं ना A0, तो आप बता सकते हैं क्या आउटपुट होगा? बेसिकली अरे, ये बात याद रखें, ये जो अरे की जो पहली लोकेशन होती है ना, इसको कहते हैं A0, और इसे कहते हैं A1, और इसे कहते हैं A2, और इसे कहते हैं A3, ठीक है। और आखिरी जो होती है उसे कहते हैं A9। अगर मैंने 10 की बनाई है
तो आखिरी जो होगी वो A9 होगी। ये बात समझ आ गई? और वो 0 से शुरू होती है। सवाल ये है कि वो 0 से क्यों शुरू होती है, ठीक है। और अब मैं आपको मजे की बात बताऊं। मजे की बात ये है कि ये जो A होता है ना, ये A, ये बेसिकली पॉइंटर होता है। और पता क्या, जब हम लिखते हैं ना, सुने बात गौर से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब हम लिखते हैं ना A0 डिस्प्ले करें, तो A0 का बेसिकली मतलब क्या होता है, गौर से सुना ये बात। इसका मतलब होता है A में प्लस करो 0। 0 का प्लस करने का मतलब क्या है, बताएं मुझे। A में A जो भी है उसमें 0 प्लस करेगा तो क्या आएगा, यही आएगा। और जब हम ये लिखते हैं तो बेसिकली ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, इसके अंदर। आय हाय हाय हाय, क्या हुआ मतलब उसका, ये पहली वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। ये बात समझ आई? और आप सुने बात गौर से, जब मैं लिखता हूं ना A1 डिस्प्ले करें, तो आप गौर से मेरी बात सुने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये करता है A+1। अब A+1 क्या चीज है, मुझे बताइए। हाँ जी, 0x100 में +1 करें तो आंसर 10 क्या आना चाहिए। हाँ जी, एक बात याद रखें, पॉइंटर्स के अंदर जब हम +1 करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का पॉइंटर है। अगर वो इंटीजर टाइप का पॉइंटर है तो +1 का मतलब क्या होता है, एड्रेस में +1 का मतलब क्या होगा, तो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन जो 4 बाइट्स के बाद आनी है। और अगर मैं +2 करूंगा तो उसका मतलब क्या होगा। तो बेसिकली सुने बात गौर से, जब मैं A1 आउटपुट करने को कहता हूं तो बेसिकली ये कन्वर्ट हो जाती है इसके अंदर। ये बात समझ आ गई? सो लुक एट दिस, अब समझ में आती है बात कि क्योंकि A इज द बेस एड्रेस, तो अगर मैं कह दूं कि मैंने 10 घर हैं टोटल और तुम्हारा घर जो है वहां से मैंने शुरू करना है, तो जो 10वां घर होगा वो तुम्हारे घर से कितना आगे होगा, नहीं मैं घरों की बात कर रहा हूं, घरों की बात करो ना, तो जब मेरे से अगला घर होगा वो 1 आगे होगा। हाँ, वो बिल्कुल, वो मेरे घर से 9 आगे होगा। ये बात समझ आ गई? ठीक है। सो इसीलिए बेसिकली जब हम A0 लिखते हैं तो उसका मतलब ये होता है, जब हम A1 लिखते हैं तो उसका मतलब ये होता है, ठीक है। और जब हम A9 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है A में 9 एड्रेस ऐड करो, तो बेसिकली वो ये लोकेशन बनती है, आखिरी लोकेशन बनती है। तो इसका मतलब बेसिकली क्या है, A+9 का डीरेफरेंस। ये बात समझ आ गई? सो लुक एट दिस जी, अब मैं आपके सामने एक प्रोग्राम्स बना रहा हूँ बड़े मजेदार, और हम थोड़ा सा मजेदार काम अरेज के साथ करेंगे और आपको पॉइंटर्स के साथ भी काम करके दिखाएंगे, ठीक है। सो इसको मैं मैक्स सेकंड मैक्सिमम कर देता हूँ, और अब हमारे इसके बारे में बात करते हैं, और एज और पॉइंटर्स को मैं इकट्ठे दिखाऊंगा आपको। सो लुक एट दिस, इंटीजर मेन, सुने बात और से, बड़ा मजेदार बात है। यहां पर हमने लिखा इंट a और यहां पे हमने लिखा 10, ठीक है। और साथ में इसको इनिशियलाइज भी करवा देता हूं, और इनिशियलाइज कैसे करवाते हैं, इनिशियलाइज करवाते हैं फॉर एग्जांपल ऐसे 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, मैं एक फॉर लूप लगाता हूं, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन, ठीक है, n i प्लस प्लस। अब सुने बात, ये आमतौर पे ना हम जब अरेज के साथ काम कर रहे होते हैं ना, तो कोशिश किया करें कि एक वेरिएबल और बना लें जिसका नाम रखते हैं साइज, और उसमें वो 10 वैल्यू रखते हैं, ताकि बाद में कभी भी आपको क्या करना पड़े, जब भी आपको यूज़ करना पड़े तो आप बस वो वेरिएबल एक जगह पे लिख रहे हैं, यानी 50 जगह उस साइज 10 लिखा, बाद में 20 करना पड़े तो हमें एक जगह पे करना पड़ेगा, बल्कि 2 जगह पे करना पड़ेगा, एक जगह यहाँ पर और एक जगह यहाँ पर, बस, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अब सी आउट करवाऊँ, सुने बात गौर से, अगर मैं सी आउट करवाऊँ a i और यहाँ कर देता हूँ एंटर, और लूप देख ले मैंने कहाँ तक लगाया, 0 से लेकर लेस देन साइज तक लगाया, तो साइज अगर 10 था तो ये कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा, ठीक है। और ये मैं आउटपुट करवाता हूँ, देखना आउटपुट क्या आएगी, आ सकते हैं क्या आउटपुट आएगी,
और बेशक आप चाहे तो यहाँ पर लिख भी दें, ए सी आउट करें, हाँ जी बताएं, ए ब्रैकेट और यहाँ लिखें आई और यहाँ लिखें क्या ब्रैकेट बंद और यहाँ पे इक्वल लिखें और वो यहाँ बता रहा होगा। ठीक है, चलिए जी आउटपुट करते हैं, क्या आउटपुट आती है ये देखिए। अच्छा पहले मैं इसको ना डीबगिंग पॉइंट में रोकता हूँ, मैं आपको डीबग करके दिखाता हूँ। ठीक है, और आपको मैं बड़ी जबरदस्त बात देता हूँ, देखना अभी आपको लग पता जाना है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये बेसिकली अरे बनी है। इस अरे के अंदर गौर से देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये 0x0056F854, ये इसका क्या है, ये इस अरे का एड्रेस है, उसकी बेस का एड्रेस है, जहां से आपकी अरे की मेमोरी मिलना शुरू हो गया। ये सबको समझ में आ गई बात। और आप मजेदार बात मैं आपको बताने लगा हूं, ये देखें, कैन यू टेल मी कि 2 का एड्रेस क्या होगा, 1 का एड्रेस ये होगा, 2 का एड्रेस क्या होगा, 0x56585 और अगला क्या होगा 5C। ये बात समझ आई। और मैं अभी आपको मैं एड्रेस भी दिखाता हूं उसका। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये मैं ना मैं आपको साथ साथ उसकी वैल्यू भी दिखाता हूं, साथ उसका एड्रेस भी दिखाता हूं। तो ये देखिए जी, मैं यहां पे गया, साथ ही मैं इसका एक और काम करता हूं, यहां पे इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां पे मैं पेस्ट करता हूं, यहां पर मैं स्पेस डाल देता हूं, यहां पे मैं एड्रेस लिख देता हूं और मैं कहता हूं हाँ भी मुझे साथ ही ना एड्रेस भी बताओ, और एड्रेस में यहां पे लिखता हूं जाके मैं एड्रेस ऑफ ए आई कर देता हूं। ठीक है, सो नाउ लुक एट, तो ये मुझे क्या कह रहा है, ये मुझे कह रहा है पहले मुझे A0 का एड्रेस बताओ, फिर मुझे A1 का एड्रेस बताओ, फिर मुझे A2 का एड्रेस बताओ, फिर मुझे A3 का एड्रेस बताओ। ये बात समझ आ गई। और मैं ये कह रहा हूं कि इसके जो एड्रेस है उसमें 4-4 का जंप होगा। क्यों 4-4 का जंप होगा? क्योंकि ये इंटीजर टाइप है। अगर ये डबल होता तो कितने कितने का जंप होता? 8-8 का जंप होता। अगर ये शॉर्ट होता तो क्या होता? 2-2 का जंप होता। अगर ये करेक्टर होता तो 1-1 का जंप होता, लेकिन करेक्टर में आप पहले देख लेते हैं। ठीक है ना। सो शिफ्ट F5, मैंने शिफ्ट ब्रेक, उसको रोकना हो तो शिफ्ट F5 दबाते हैं एंड लुक एट दिस। ये देखिए, पहली वैल्यू 1 पड़ी है, दूसरी वैल्यू 2 पड़ी है, तीसरी वैल्यू 3 पड़ी है, 4 पड़ी है, 0 सही है, 0 हो गई। एड्रेस देखिए, पहला एड्रेस है 0x9570747870C80 और फिर 848888C9094। सबको समझ में आ गई बात? सबको समझ में आ गई बात? पॉइंटर के करामात नजर आ रहे हैं आपको? हैं? अब सुने बात, मैंने फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन बनाना है। सुने बात गौर से, मैंने एक अरे बनाई और बनाई 20 साइज की और इसका नाम रख दिया 20। ठीक है, अब सुने बात गौर से मेरी बात सुने। मैं यहां पर void init का फंक्शन बनाता हूं और init में क्या करता हूं, यहां पर सुने बात गौर से। अच्छा, पहले मैं ना आपको यहां पे दिखाता हूं। बेसिकली मैं चाहता ये हूं कि मैंने ना लेट्स से मैंने 20 नहीं 10 बना लेते हैं, 10 बनाते हैं और मैं इनिशियलाइज नहीं करता। ठीक है, और इसको भी 10 बना देता हूं। प्लीज ये ध्यान रखिएगा कि जितने का बनाया उतने का यहां पर साइज रखिएगा। अगर आपने ज्यादा गलती से रख दिया तो प्रोग्राम आपका क्रैश कर जाएगा। अब आपके प्रोग्राम क्रैश करेंगे बाकायदा। अच्छा, अगर मैंने सीन करवाना है यूजर से, कैसे करवाएंगे? फॉर लूप इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन कहां तक? शाबाश, साइज तक। और यहां पर हमने करवाना है सीन करवाएंगे किस तरह? ए का क्या? ith इंडेक्स। ठीक है, और मैं आपको मजे की बात बताऊं, यहां मैं आप वही फॉर लूप दोबारा से कॉपी करता हूं और मैं आउटपुट भी करवा लेता हूं साथ ही कि भाई मुझे बता दो आउटपुट क्या आ रही है। इसको सीन की जगह मुझे किस में कन्वर्ट कर देना चाहिए?
सी आउट में, और यहाँ पर हम सी आउट भी करवा देते हैं, और यहाँ से हम बेसिकली यू कर देते हैं, ठीक है, एंडल की जगह। सो कंट्रोल F5, 10 वैल्यूज इनपुट करवानी है, ठीक है ना। सो यहाँ हमें 10 वैल्यूज इनपुट करवानी है। मैं कहता हूँ 1, 10, 20, हाँ भाई 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये वैल्यूज आई हुई हैं, ठीक है। अब मैं आपको मजे की बात बताऊँ मैंने क्या कहा था कि ये चीज़ बेसिकली क्या होती है, ये होती है, सुने बात गौर से, ये पहले मैंने ये लिखा हुआ था ना, ये लिखा हुआ था ना, आप ये देखें, मैं इसी फॉर लूप के नीचे एक और लिखता हूँ लूप, और ये देखिए क्या चीज़, हाय 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 हाय, A प्लस I स्टैक। क्या कह रहा हूं मैं पता, ये मैं कह रहा हूं बेस एड्रेस को लो, उसमें I ऐड करो, यानी इतनी मेमोरी लोकेशन आगे जाओ, और उसको कर दो डी रेफरेंस। क्या होगा, एड्रेस नहीं 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 नहीं, नहीं स्टैटिक कर दो, सेम वही वैल्यूज डिस्प्ले होंगी। सो लुक एट दिस, ये देखें, मैंने वैल्यूज एंटर की, 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस 5 स्पेस 6, सॉरी 6 7 8 9 और 10, ठीक है। स्पेस भी कर सकते हैं तो स्पेस से भी हो जाता है, ठीक है ना। मैंने एंटर किया, ये देखिए पहली दफ़ा ये सारी वैल्यूज आउटपुट होगी, फिर दोबारा से आउटपुट वही वैल्यूज आएगी। ये क्यों किया इसने, क्योंकि बेसिकली मैंने यहाँ पे एंडल नहीं डाला, सी आउट एंडल, बात सुनाई। और आप ये देखें, ये जो लाइन लिखी हुई है ये सीन वाली, इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। ये में रखें, ये जब आप ये लिखते हैं तो बेसिकली ये ऑटोमेटिकली एक और चीज में कन्वर्ट होती है, किसमें भला, जब हम ये लाइन लिखते हैं तो बेसिकली ये लाइन नहीं लिखी जाती। ये मैं आपको आगे सारी राज की बातें बता रहा हूं, ये आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेगी, ये किसी भी बुक में जाकर ढूंढे आपको नहीं मिलेगा। ये बेसिकली ऐसे लिखते हैं हम ऐसे, लेकिन यहां पे मैं अब आपको सीक्रेट बता रहा हूं, सीक्रेट। बेसिकली बैक एंड पे क्या होता है, बैक एंड पे ये होता है क्या, ये कन्वर्ट होता है सी इन बोला किसमें, ए प्लस आई को करो क्या, डी रेफरेंस, इस जगह पर वैल्यू रखवा दो। ये बात समझ आ गई। सो वो जो वैल्यू लेता है वो बेसिकली इस जगह पर वैल्यू रखवा, ठीक है। ऑल राइट जी, अब एक और मजेदार बात करने लगा हूं मैं। अगर किसी फंक्शन में आपने अरे पास करनी हो, सुने बात गौर से, लेट्स से मैंने ये एक अरे बनाई और ये रैंडम वैल्यूज बताओ मुझे, 10 वैल्यूज मुझे रैंडमली बताओ, बताए मुझे, बताए, शाबाश शाबाश। 25 बताते शाबाश, 25 5 31 31, आगे बताएं, 89 75 -5 90, हाँ 12, आगे, हाँ ये पूरी तो नहीं हो गई, आगे हम 10 कर देते हैं, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पूरी हो गई है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कह दूं 11 और इसको साइज कर दूं 11, तो बेसिकली ये तमाम वैल्यूज हैं, ये तमाम वैल्यूज हैं, और क्या है बताएं मुझे, और आखिरी वैल्यू जो है वो 0 है, ठीक है। अब सुने बात गौर से, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ना एक फंक्शन बना रहा हूं जिसका नाम है, सुने बात, सो बेसिकली इंट, इसका नाम है फाइंड मैक्स। और इस गौर से मेरी बात सुनो, मैं यहां पे लिखूंगा इंटीजर अरे, और एक कितने साइज किया है, 11 साइज किया, ठीक है ना। और गौर से मेरी बात सुनो, मैंने 11 साइज की अरे भेजी है, और मैंने कहा इस 11 साइज की अरे के ऊपर काम, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब सुने बात गौर से, बड़ी कमाल बात मैं आपको सामने करने लगा, और मैंने जी इसमें से मैक्सिमम निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ काम, आमतौर पे मैं मैक्स बनाता हूँ, और मैं पहली वैल्यू को क्या कह देता हूँ कि वही मेरी मैक्स है, ऐसी होता है ना। और फिर मैं क्या करता हूँ, एक फॉर लूप लगाता हूँ, इंटीजर आई इज इक्वल टू कहां से शुरू होगा, नहीं 0 तो मैंने पहले असाइन कर दिया हुआ है, अब क्या होना चाहिए,
1 से शुरू होगा, तो जो कि 1 पे पड़ा हुआ है, जो 0 नहीं 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। डू यू एग्री? ठीक है ना। और i इज लेस देन हमने कर दिया 11 और यहां कर दिया i प्लस प्लस। ठीक है। और अब सुने बात, इफ ai की वैल्यू ग्रेटर देन है मैक्स के, तो क्या कर दो, मैक्स को क्या कर दो, ai के बराबर कर दो। ठीक है। और लूप के बाहर क्या करो, रिटर्न कर दो मैक्स। सबको समझ में आ गई बात? और आप ये देखें, मैं यहां पे सी आउट करता हूं और यहां पर पास करता हूं क्या, फाइंड मैक्स, और फाइंड मैक्स में मैं ए भेज देता हूं। ठीक है। और बेशक मैं साथ यहां पे एक डिस्प्ले मैसेज भी कर देता हूं कि मैक्स इज फाइंड मैक्स। ठीक है। अब इस प्रोग्राम को ठीक चलना चाहिए। लेट्स ट्राई टू चेक ये ठीक चलता है, चलता। आंसर क्या आना चाहिए बताया मुझे? इस पूरी अरे में सबसे बड़ी वजह क्या है? 90। आउटपुट आ रही है 90? आ रही 90? अच्छा मुझे एक बात बताएं, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला है, और वो मसला ये है कि ये मैंने मैक्स फंक्शन बनाया है, लेकिन ये 11 इनपुट के लिए बनाया है ना? ये मैंने किसके लिए बनाया है? 11 इनपुट के लिए बनाया है। अगर मैंने यही 12 के लिए बनाना होता तो फिर क्या करते? तो फिर साइज 12 कर देते। फिर अगर हमने 13 के लिए बनाना होता तो हम 13 कर देते। और अगर 14 का बनाना होता, अगर हमें 50 तरह के लोगों ने अपने अपने किया भाई, एक अरे की साइज 5 होगा, एक का 10 होगा, एक का 20, तो फिर तो हमें मसला बन जाएगा। अब C++ ने क्या किया है, C++ ने कहा है कि आप चाहें तो ये कर दें। इसका मतलब पता क्या है कि आप साइज ना पास करें, और साइज आप ना पास करें, और आप ऐसा करें सेकंड वेरिएबल पास कर दें बताने के लिए कि इसका साइज इतना होगा। और यहां जो हमने लूप लगाया है, यहां पे 11 नहीं होगा बल्कि इसकी जगह क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा। और फाइंड मैक्स में क्या करें, आप यहां पे ए भेजें और यहां क्या करें, यहां पे साइज भेज दें। ठीक है। और एक और बात सुन लें, ये जो हमने ए लिखा है, चाहे इसका नाम बी कर दें, चाहे इसका नाम आप चेंज कर दें, लेकिन ये प्रोग्राम मेरा फिर भी चलेगा। क्या मेरा सवाल ये है, आमतौर पर जब हम फंक्शन में पैरामीटर पास करते हैं, आमतौर पर जब हम फंक्शन में पैरामीटर पास करते हैं तो उसकी वैल्यू जाती है, ऐसे होता है ना? जब हम फंक्शन में वेरिएबल की वैल्यू पास करते हैं तो उसकी वैल्यू जाती है। तो मेरा आपसे सवाल है, और सवाल ये है कि जब हम कहते हैं यहां पे हम ए भेज रहे हैं और रिसीविंग एंड पे यहां पे बी है, मुझे ये बताइए यहां पे पास क्या हो रहा है? क्या अरे पूरी की पूरी पास हो रही है? एग्जैक्टली यहां पर ये जो बी बना है, ये बेसिकली एक पॉइंटर बना है, और आपने यहां पर बेसिकली जो पास किया है वो अरे पास नहीं की, बल्कि क्या पास किया है, उसका एड्रेस पास किया है। और जब हम यहां पे लिखते हैं B0, तो ये बेसिकली ट्रांसलेट हो जाता है किसके अंदर, B+0 D रेफरेंस। और जब हम ये लिखते हैं तो ये किसमें ट्रांसलेट हो जाता है, B+I, और यहां पर हो जाएगा क्या, D रेफरेंस। ये बात समझ आ गई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि हमने क्या किया है? हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मैंने फाइंड मैक्स बनाया था, व्हाट इफ कि मैंने मैक्स भी रिटर्न करना और सेकंड मैक्स भी रिटर्न करना। चलो साहब ये भी ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा आप एक और काम कर लेते हैं, मैंने मैक्स बना लिया, अब बताया मैंने अगर बात कहना हो कि मैंने मिनिमम निकालना है, सो फाइंड मैक्स की जगह मैं कहता हूं फाइंड मिनिमम। अब क्या होगा जी, इसको मैं कह दूंगा मिनिमम, और आप बताएं अब क्या हो जाएगा जी, ग्रेटर देन का साइन लेस देन में चेंज हो जाएगा, और इसका में जो चेंज है वो क्या आ जाएगी, ये मिन की हो जाएगी। ठीक है। और रिटर्न हम करा देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? और अगर हम कहें कि मैंने मिनिमम और मैक्सिमम, तो एक और फंक्शन बनाते हैं जो कि मिनिमम और मैक्सिमम दोनों रिटर्न कर रहा हूं। हाँ जी। आप वो कैसे लिखेंगे? आप उसने दो वैल्यू रिटर्न करनी है, दो वैल्यू रिटर्न कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम बेसिकली एक वॉइड फंक्शन बना लेते हैं, इसका नाम रखते हैं
फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम। इसको अरे पास कर देंगे, डी स्टैंड फॉर डेटा, और यहां कर देंगे इंटीजर साइज, और यहां पर इंट m% एक मिन भेजेंगे और इंट m% एक मैक्स भेजेंगे। ठीक है, और आते के साथ ही हम एक काम करेंगे कि मिन इज इक्वल टू डी 0 कर दिया और मैक्स इज इक्वल टू डी 0 कर दिया, यानी पहले नंबर को ही मैक्स कह दिया, पहले नंबर को ही मिनिमम भी कह दिया। ठीक है, और हम क्या करते हैं, एक फॉर लूप लगाते हैं, इंटीजर i इज इक्वल टू 0 नहीं 1 से शुरू किया, i इज लेस देन साइज किया और i प्लस प्लस कर दिया। और हम क्या करेंगे बताएं, इफ, हाँ जी, b की ith वैल्यू इफ इट इज ग्रेटर देन मैक्स, तो क्या कर दो, मैक्स को अपडेट कर दो, सॉरी b नहीं है d नाम, इसका नाम d रख दिया। ठीक है, बेसिकली याद रखें, अब ये अरे पास नहीं हो रही है, इसका एड्रेस पास हो रहा है, तो आप उसका नाम जो मर्जी रख दें। ये बेसिकली यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे एक पॉइंटर बना है। ठीक है, ऑलराइट, अरे पास हुई है लेकिन अरे नहीं पास हुई, इसका बेस एड्रेस पास हुआ है। ठीक है, और इसीलिए मैं आपको मजेदार बात बताऊं, जब आप इस फंक्शन में डिबगिंग करने के लिए जाएंगे आपको अरे नजर ही नहीं आएगी, आपको सिर्फ पहली वाली वैल्यू नजर आएगी और बाकी वैल्यू नजर नहीं आएगी। क्यों भला? क्योंकि उसका एड्रेस है और बाकी उन्हें देखना खुद ही एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, सो लुक एट दिस, यहां पर मैंने मैक्स कर दिया और मैंने मैक्स को साइन कर दिया, क्या बोला, मैक्स साइन कर दिया डी की ith वैल्यू। ठीक है, और इसी तरह एक और इफ लिख देंगे, डी की ith वैल्यू इफ इट इज स्मॉलर देन मिन, तो क्या कर दे, मिन को असाइन कर दे डी की ith वैल्यू। ठीक है, सो हम इसको यूज कर लेते हैं और हम यहां पर एक इंटीजर मिन और मैक्स बना लेते हैं, और यहां क्या करते हैं, फाइंड मिन मैक्स बनाते हैं, और इसके अंदर हम डी ए पास करेंगे, साइज पास करेंगे, और क्या होगा, मिन वेरिएबल भेज देंगे और मैक्स वेरिएबल भेज देंगे। ठीक है, मिन पहले था, मैक्स बाद में, यस, और यहां पर हम सी आउट कर देंगे, क्या बताएं, मिनिमम। ठीक है, और यहाँ पे पर टैब, और यहाँ पे देते हैं मैक्सिमम, और यहाँ लिख देंगे क्या, मैक्सिमम। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे एडर। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, तो मिनिमम -5 है और यहाँ पे नहीं है, ये बात समझ आ गई। ठीक है, -5 था मिनिमम। ठीक हो गया, एवरीबडी अंडरस्टैंड। सो इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं, आप चाहें तो, सो बेसिकली आपको मैं पहले बता दूं कि आपकी जो आज की असाइनमेंट आ जाएगी, उसमें अरे से रिलेटेड बड़े मज़ेदार सवाल होंगे, चुटकुले से होंगे, छोटे से काम करने होंगे, लूप वाले, लेकिन अब अरे के ऊपर करने होंगे, और वो कंटिग्यूअस मेमोरी है। अच्छा, मैं आपको एक मज़ेदार बात बता दूँ, एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, वो ये कि ये देखो, ये फाइंड मिन का फंक्शन है, इसको हम कॉल करवाते हैं। अच्छा, आप देखें, मैंने यहाँ पर डीबग पॉइंट लगाया, मैंने F5 प्रेस किया, तो ये एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगी, यहाँ पे जाके स्टॉप हो जाएगी। इस वक्त अगर आप देख लें तो ए में ये आपको तमाम वैल्यूज दिखा रहा है ना, ये देख रहे हैं आप, ये सारी वैल्यूज दिखा रहा है ना, और आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको सारी वैल्यूज दिखाएगा। ठीक है, ये मेन वाले ब्लॉक में वो तमाम वैल्यूज दिखाता है। ठीक है, लेकिन आप देखें, मैं ये ना फाइंड मिनिमम फंक्शन मैक्सिमम फंक्शन कॉल करता हूँ। कैसे करेंगे, फंक्शन में कॉल अंदर जाने के लिए क्या करते हैं, बता दें क्या करते हैं, F11, तो मैंने F11 प्रेस किया। ठीक है, अच्छा, अब F11 में देखो B आया है यहाँ पे, अब देखें B का एड्रेस क्या है, CC4, और देखें मैं मेन में जाता हूं और मेन में देखें इसका एड्रेस क्या है, 0099FCC4, exactly the same address. So basically जो ये जो B अरे, ये जो B है, ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर बेसिकली क्या पास हो रहा है, पॉइंटर पास हो रहा है। और आप एक और मजेदार बात बताऊं, ये देखिए कॉल स्टैक में आए, यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, यहाँ लिखा क्या हुआ बताए मुझे, हाँ, बेसिकली आपने लिखा ये है, लेकिन उसने उसे कन्वर्ट कर लिया कि ये एक पॉइंटर है। ठीक है, और आपको मजेदार बात बताऊं, इस बी को आप ओपन करें लेकिन ये आपको सिर्फ पहली वैल्यू दिखाएगा, बाकी वैल्यू दिखाएगा नहीं।
क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक एड्रेस है और ये सिर्फ उसका वैल्यूज दिखा रहा है। अगर आपने इसके अंदर वैल्यूज देखनी है तो आपको एक्सप्लिसिटली जाके वॉच में जाना पड़ेगा। ये जो वॉच है इसमें खुद जाके लिखें क्या B0, फिर लिखें B1 और फिर जाके लिखें B2, फिर जाके लिखें B3, ताकि आपको वो सारी वैल्यूज बारी बारी दिखा दे। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वॉच में जाके आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। आपको अरेज के ऊपर, पॉइंटर्स के ऊपर और रेफरेंस के ऊपर आपकी मजेदार किस्म की आज असाइनमेंट आ जाएगी एंड वी विल गोइंग टू सी इट नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। I hope you enjoyed the lecture. Stop recording.